नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जहां पर एक और मॉक टेस्ट करने वाले हैं हम यहां पर। गुड इवनिंग रंजन जी, स्वागत है आपका। आशा, ज्योतिका, रूपा, सोनम, सत्येंद्र जी, रानी चौधरी जी, गुड इवनिंग। विमी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को जल्दी से। इसके पहले की अगर क्लासेस आपने नहीं देखी, मॉक टेस्ट पहले के नहीं लगाए हैं, तो वो भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। काफी हद तक आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी कि किस तरह से पेपर आप लोग को आने वाला है ना। तो जल्दी से जाइए और शेयर कर दीजिए और पुरानी क्लासेस भी जरूर देख लीजिए। सतना से बहुत बहुत स्वागत है बिम्मी जी आपका। मान्या नायक जी, बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सारिका जी, गुड इवनिंग। दुर्गेश जी, गुड इवनिंग। आरती, साधना जी, संगीता, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इसके साथ साथ आप लोगों ने दोस्तों ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहीं पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे ऐप पे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर, साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, वो भी आप दे सकते हैं यहाँ से। चलिए इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, एईपी ग्रुप। यहाँ पर पीडीएफ आपको जो है क्लास की मिल जाएगी। कोई डाउट लगे तो यहाँ पर आप डिस्कस भी कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो आप मुझे इस नंबर पे हाई करके भेज देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड हो जाएंगे। तो वहां पर भी आपको क्लास की लिंक मिल जाएगी, तो आप आराम से कोई भी क्लासेस जो होंगी वो देख सकते हैं। साथ में पीडीएफ भी आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाती है। राम राम राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर मेरा यूजीसी नेट मॉक टेस्ट दोनों में स्कोर 40% ऊपर ही नहीं जा रहा है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए कमी कहां पर है। शिवानी जी, स्वागत है आपका। श्रेया जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इसके साथ साथ पेपर 1 का आप कोर्स लेना चाहते हैं तो 799 रुपए में पेपर 1 का कोर्स मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 299 रुपए में टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक और मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं। सर टेस्ट सीरीज में 1 आवर की टाइमिंग है या टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं? देखिए जनरली 1 आवर का पेपर होता है तो 1 आवर की टाइमिंग हम टेस्ट सीरीज में देके रखते हैं, है ना। 1 आवर का टाइम होता है तो 1 आवर की ही हम देके रखते हैं कि उस 1 आवर में आप कर पाओ, है ना। गुड इवनिंग प्रतिज्ञा जी, शुक्ला ओझा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। शुभम ओझा जी, बहुत बहुत स्वागत है। फूल मरगम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रेया, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक और मॉक टेस्ट है ये, है ना। एक और मॉक टेस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन से लेके बनाया गया है। सेकेंड मॉक टेस्ट है, इसके पहले प्रीवियस से डिस्कस किए थे, और ये सेकेंड मॉक टेस्ट यहाँ पर देखेंगे हम। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू नोइंग अबाउट नॉलेज। knowing about knowledge, learner awareness and about his learning process and learning style is called procedural knowledge, factual knowledge, conceptual knowledge या metacognitive knowledge। चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को ताकि और भी साथी हमारे साथ इस क्लास में जुड़ जाएं। Which of the following term used for knowing about knowledge, learner awareness about his or own learning process and learning style? चलिए टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल आपने पढ़ी होंगी, है ना। हाँ, क्या होगा? डी, वेरी गुड प्रियंका गहलोत जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डी के साथ आंसर शुरू हो रहा है। हाँ, अगर बेसिकली देखोगे लर्निंग स्टाइल, तो लर्निंग स्टाइल आप देखोगे 4 प्रकार की होती हैं। एक होती है विजुअल, एक होती है ऑडिटरी, एक होती है रीड एंड राइट, और एक होती है काइनेस्थेटिक, है ना। गुड इवनिंग सुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली आप देखेंगे जो मेटा कॉग्निटिव नॉलेज है, मेटा कॉग्निटिव जो नॉलेज होता है, बेसिकली क्या होता है,
बेसिकली आपका हाउ टू अटेन नॉलेज, नॉलेज की प्राप्ति कैसे होती है उसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली मेटा कॉग्निटिव नॉलेज कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि नोइंग अबाउट नॉलेज, नॉलेज के बारे में जानना, बेसिकली आपका क्या है, मेटा कॉग्निटिव नॉलेज कहलाता है। तो ये याद रखिएगा, डी इसका करेक्ट आंसर है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बोला जा रहा है कि कुरिकुलम इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पर्टिकुलर स्टेज और क्लास। कुरिकुलम की बात हो रही है, यहाँ पर पाठ्य चर्चा की बात हो रही है। बेसिकली पहला बोल रहा है सब्जेक्ट वाइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्टेस्ट, फिर बोल रहा है टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस या फिर कोर्स ऑफ स्टडी बट विदाउट एनी टाइम अलोकेशन, फिर बोल रहा है इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग एंड फीडबैक टू लर्नर। बात हो रही है यहाँ पर कुरिकुलम की। चलिए कुरिकुलम की बात हो रही है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ, अब मैंने आपको बताया था जो सिलेबस है वो तो आएगा ही साथ में कुरिकुलम में, साथ में आपका क्या आता है, जो एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज होती हैं, किसी बच्चे को एक ह्यूमन बीइंग बनाना, जो क्वालिटी होनी चाहिए हमें लाइफ जीने के लिए, वो भी इंक्लूड की जाती है। तो कुरिकुलम बस सिलेबस नहीं है, सिलेबस के साथ में जो आपकी एक्सपीरियंस होती हैं, जो नैतिक शिक्षा है वो भी है ना। तो आपको बताना है कि यहां पर कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग कुरिकुलम के। हाँ, तो यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे रॉन्ग क्यों लग रहा है, ये 4 ही तो सेंटेंस है, कोड 5 क्यों हो रहे हैं इसमें, 4 ही तो सेंटेंस है यहां पर, कोड क्यों 5 हो रहे हैं, कुछ रॉन्ग है इसमें। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है यहां पर, है ना। क्वेश्चन में, जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन में मिस्टेक है यहां पर थोड़ा सा, है ना, क्वेश्चन में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में मिस्टेक यहां पर दे रखी है, ऑप्शन यहां पर गलत दे रखे हैं, ऑप्शन यहां पर गलत आ गए हैं बेसिकली, है ना, क्योंकि यहां पर 5 है ही नहीं, 4 ही है, और ABCD नहीं है, 1 2 3 यहां पर दे दिया है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, कोई बात नहीं। Curriculum is concerned with which of the following general objective of education and particular stage। हाँ, थोड़ा सा मेरे को लगता है इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में ऑप्शन यहां पर अजीब से दे रखे हैं, चलिए इसको स्किप कर देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर दो इस क्वेश्चन को, है ना। जावेद हुसैन जी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं आप, पेपर 1 का कोर्स आपको मिल जाएगा। इंग्लिश में क्रैश कोर्स है क्या, इंग्लिश सेकंड पेपर का नहीं मिलेगा, बाकी वो हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन थोड़े से रॉन्ग है ना, तो छोड़ दो उसको, कोई मतलब नहीं है, फालतू में विवाद पैदा होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लर्नर्स व्यू पॉइंट शुड बी सॉर्ट एंड वैल्यू accordingly लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी कंस्ट्रक्टेड एंड रिकंस्ट्रक्टेड। फिर रीजन बोला है लर्निंग इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। अब आपको बताना है कि ये बिल्कुल सही है कि गलत है। हाँ, चलिए जल्दी से बताइए। हाँ, लर्नर व्यू पॉइंट शुड बी सॉर्ट एंड वैल्यू, जो शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण को खोजा और महत्व दिया जाना चाहिए, और उनके सीखने के उद्देश्यों का निर्माण और पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। और बोला जा रहा है कि सीखना एक बहुआयामी प्रक्रिया है, तो जाहिर सी बात है पहला वाला भी सही है और सेकंड वाला भी सही है, क्योंकि भाई लर्निंग जो है मल्टी डायमेंशनल है। जरूरी नहीं कि एक टीचर बच्चे को सिखा पाए, कई बार बच्चा भी टीचर को सिखा देता है कुछ ऐसी चीजें जो टीचर नहीं जानता। तो वही है कि लर्निंग जो है मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होती है ना। ये दोनों ही यहाँ पर सही है, ये ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज। कोई भी टीचिंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस का मेन एम क्या होगा, मेन एम क्या होगा, टू डेवलप फ्लेक्सिबल कुरिकुलम सेटिंग, टू हेल्प लर्नर लर्न बिकम ऑटोनोमस लर्नर, टू इक्विप लर्नर विद डिग्री एंड डिप्लोमास, और
टू हेल्प लर्नर टू फाइंड एनी जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन का भी आंसर तुरंत कर देंगे, इसमें कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर तुरंत कर देंगे भाई। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है ये। क्या होता है भाई, मेन गोल क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपका चीजें सीखना इंपॉर्टेंट है, आप खुद से सोचना शुरू कर दें, ये इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल, यहां पर आप देखेंगे बेसिकली आपका टू हेल्प लर्नर टू लर्न बिकम ऑटोनोमस लर्नर, कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद से सवाल करने लगेंगे। अभी मैंने एक सवाल समझाया, आप खुद फिर उससे सीख सीख के चीजें करने लगेंगे, है ना। हाँ, चलिए, बिल्कुल पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग टीचिंग प्रोसेस इज बीइंग एम्फसाइज्ड एट ऑड लेवल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर मेनली यूज्ड इन दिस अप्रोच। बात हो रही है यहां पर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात हो रही है यहां पर, और बोला जा रहा है कि कौन सी मेथड हम यूज करेंगे, लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड या ऑल दी अबव। चलिए जल्दी से बताइए। ये मॉक टेस्ट है, ये यूजीसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको मिक्स करके बनाया गया है बेसिकली, है ना। यूजीसी सेट के मिक्स क्वेश्चंस को बनाया गया है, उससे ये पेपर तैयार किया गया है। ये वैसे कोई मॉक टेस्ट नहीं है। अभी मैं सर्च कर रहा हूं, अभी महाराष्ट्र का मुझे जो 2022 वाला मिला है, तो कल मैं वो करवा दूंगा आपको। और राजस्थान का जो 2023 वाला है, अगर किसी के पास हो, कोई बच्चा राजस्थान से है, तो मुझे जरूर भेज देना। अगर आपने राजस्थान का दिया है पेपर 2023 का, तो वो पेपर भेज देना, तो मैं डिस्कस करा दूंगा, क्योंकि नेट पे नहीं उपलब्ध है, बहुत रेयर ही मैंने सर्च किया है, तो मुझे नहीं मिला है ना। चलिए, कौन सी मेथड यूज करेंगे भाई साहब? हाँ, जल्दी बताइए। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया श्रेया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बात हो रही है यहां पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा ऑल लेवल में जो जरूरत होती है वो होती है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड ऐसी मेथड है जो एक बार दे दी जाए तो बच्चा हर, चाहे वो बेसिकली आपका क्या हो, चाहे वो आपका छोटी क्लासेस का हो चाहे बड़ी क्लासेस का हो, तो प्रोजेक्ट अगर दे दिया जा रहा है तो हर लेवल में वो क्या होता है, काम आता है। और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है बेसिकली, आप देखेंगे वो एक तरह से क्या है, रचनात्मक दृष्टिकोण होता है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग प्रोजेक्ट यहां पर करके आएगा और अपना दिमाग यूज करेगा, अपना दिमाग यूज करेगा। तो जो मेथड है वो प्रोजेक्ट मेथड होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल रागनी जी, अगर आपके पास है तो बिल्कुल मुझे सेंड कर दीजिएगा स्कैन करके। मेरा नंबर आप लोगों के पास नहीं है तो ये नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर राजस्थान का सेट का पेपर 1 आपके पास में है तो ये मेरा नंबर है, इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं वो भी डिस्कस करवा दूंगा, तो आप लोग के लिए काफी इजी हो जाएगा जी। लेकिन सभी लेवल पे आप देखेंगे तो वो नहीं होगा, है ना। लेक्चर मेथड जो होगी सभी लेवल पे आपकी नहीं होगी। प्रोजेक्ट मेथड जो है बेसिकली आप देखेंगे वो आपकी बेस्ट अप्रोच हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि एक टीचर में बी may have to come across many problem in routine functioning. Generally, procedure adopted by teacher to solve such problem is based on scientific analysis in the specific perspective, suggesting a solution, testing solution herself or himself, and accepting or rejecting the solution. Which of the following type of research is being conducted here? चलिए बताइए कौन सी रिसर्च यहां पर आपको लगानी है, डिस्क्रिप्टिव, कंक्लूसिव, एक्शन या एक्सपेरिमेंटल? चलिए जल्दी से बताइए। हाँ, गुड इवनिंग सुलेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार लाइक कर दीजिएगा, जो स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग, है ना। लाइक कर देंगे तो बहुत बहुत आभारी रहूंगा मैं, लाइक कर देंगे आप लोग तो। हाँ, चलिए जल्दी बताइए।
देखिए मुझे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे पेपर चाहिए क्वेश्चंस, तो वो थोड़ा निकालना, अगर पेपर ही मिल जाता सीक्वेंस में तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। यूट्यूब के भरोसे में नहीं रहूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है, पूरी एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है। तो उस कारण मैं सजेशन दूंगा कि अगर आपने दिया है आरजे सेट का पेपर और है तो मुझे जरूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए, हाँ क्या होगा, बी ऑप्शन बोल रहे हैं। ओके विनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपने कर दिया है तो मैं चेक कर लूंगा, कल फिर वही डिस्कस करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर है एक्शन रिसर्च। अच्छा, एक्शन रिसर्च जो होती है उसका नाम ही है लर्न बाय डूइंग। एक्शन रिसर्च का मतलब ही होता है लर्न बाय डूइंग, चीजों को करके सीखना, है ना। कोई भी चीज आप कर रहे हो और सीख रहे हो उसको एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो अगर आप यहां पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कि पूरा जो सिचुएशन दे रखी है कि टीचर में हैव टू कम अक्रॉस मेनी प्रॉब्लम इन रूटीन फंक्शनिंग, generally the procedure adopted by teacher to solve their problem on scientific analysis in the specific perspective, solution, testing solution, herself or himself और एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग सॉल्यूशन। तो ये है एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च बेसिकली क्या है ना। एक्शन रिसर्च क्या है बेसिकली, आप देखेंगे बेसिकली डूइंग समथिंग, है ना, और फिर हमने वो मेथड लगाई, अच्छा नहीं लगा, हमने बोला ये और ये चीज करनी चाहिए, तो डूइंग समथिंग, है ना, लर्न समथिंग। तो बेसिकली वो आपकी होती है एक्शन रिसर्च। तो टीचर भी यही कर रहा है, बेसिकली किसी चीज में उसको प्रॉब्लम आई, उसने मेथड लगाई, तो वो एक्चुअल में क्या लगा रहा है, एक्शन रिसर्च लगा रहा है। तो मेरे हिसाब से एक्शन रिसर्च जो होती है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट होती है। कोई सिचुएशन हो गई तो वहां के लिए बेस्ट है ना। इंटरवीन कर सकते हो रियल वर्ल्ड में आप उस मेथड से। इसके फंक्शन ही अगर मैं बता दूं, है ना, अडॉप्शन जो है, अल्टरनेट प्रैक्टिस आप इसमें ला सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे गोल जो है सोशल साइंस में अलग इसके यूज हो जाएंगे। तो कुल मिला के एक्शन रिसर्च इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म एज द मोस्ट डिजायरेबल फीचर ऑफ रिसर्च अराउंड विच अदर इंपॉर्टेंट फीचर आर बिल्ड अप। चलिए बताइए क्या होगा इसका भाई साहब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7वां आ चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी या कॉन्स्टिटेंसी। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा, वस्तुनिष्ठता, वैलिडिटी, विश्वसनीयता या संगति। चलिए, तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी बेसिकली आपका इसका सही आंसर है ना, ऑब्जेक्टिविटी। गुड इवनिंग देव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में। ऑब्जेक्टिविटी इसका क्या है, सही आंसर है। हाँ, अब देखिए रिसर्च की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है ना। रिसर्च की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे भाई मैं बात करूं रिलायबिलिटी की, रिलायबिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक है ना रिसर्च की बेसिकली। ऐसे ही ऑब्जेक्टिविटी जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है। और मेन अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो ऑब्जेक्टिविटी मेन कैरेक्टरिस्टिक है ना बेसिकली। और जब तक आपका ऑब्जेक्ट तय नहीं है रिसर्च का, है ना, उद्देश्य नहीं है आपका, तो आप कैसे करोगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि हमने पहले ही तय कर लिया कि हमें इस पे रिसर्च करना है, उसके ना हमें बाहर जाना है, ना उससे ज्यादा करना है, ना उससे कम करना है। तो ऑब्जेक्ट आप देखेंगे कोई भी चीज का जो होता है सबसे पहले तय किया जाता है कि भैया मोस्ट डिजायरेबल फीचर जो है वो क्या होगा। तो पहला काम ही होता है उसका ऑब्जेक्ट तय करना, ऑब्जेक्टिविटी वो करना, है ना। तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ही है कि रिसर्च इज विथ आउट एनी प्री जस्टिस। अगर ये पॉइंट अगर आप जानेंगे कि बिना किसी जजमेंट के आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट आपका लेके चल रहे हो, तो वो आपकी ऑब्जेक्टिविटी होती है। ठीक है,
गुड इवनिंग जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट है, देयर आर मेनी रिसर्च अप्रोचेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इस टाइप और रिसर्च इज बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ रियलिटी। जी हाँ, इनमें से कौन सी जो मेथड है प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ रियलिटी पे आधारित है? देयर आर मेनी रिसर्च अप्रोचेस, विच ऑफ द following type of research is based on pragmatic view of reality। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ, क्या होगा इसका आंसर? गुड इवनिंग सर, जो 10 अगस्त से असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को जो कोर्स स्टार्ट होंगे उसमें स्टार्टिंग से बिल्कुल बिल्कुल 10 अगस्त से मैं आपको बता दूं, 10 अगस्त से न्यू बैच रहेगा, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो उसमें अभी इंग्लिश मीडियम में स्पेशल केवल फोकस करके चालू किया जा रहा है और फोकस रहेगा पूरा बाइलिंगुअल का। अब अपन ने अलग कर लिया, हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग, तो वो आपको मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम के स्टार्टिंग में और हिंदी का अलग मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वो भी, अगर करना चाहते हैं तो अभी, है ना। चलिए, क्या होगा इसका आंसर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है। ऑप्शन में क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, मिक्स्ड है या ऑल दी अबव है? चलिए बताइए। काफी लोग यहां पर बोल रहे हैं क्वालिटेटिव। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वालिटेटिव यानी गुणोत्तर अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, जिसमें आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप की अप्रोच होती है, या तो क्वांटिटेटिव होगी, या तो क्वालिटेटिव होगी, या तो आपकी क्या होगी, बेसिकली वो मिक्स्ड रहेगी। टाइमिंग जो रहेगी वो तो वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, एमसीक्यू उसमें बस आएंगे लाइव, बाकी तो वीडियो लेक्चर्स ही रहेंगे उसमें, है ना, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, देखो अभी भी आप सेट की तैयारी करो, 20 दिन पक्का है ना, तो टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ लेना। नहीं पढ़ा है ना, टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ लो। 1 से 2 क्वेश्चन गारंटी मैं बोल रहा हूं आपको मिल जाएंगे एग्जाम में देखने को। 1 से 2 क्वेश्चन गारंटी मिलने वाले हैं आपको एग्जाम में। टाइप ऑफ रिसर्च बस पढ़ लिया अगर आपने, तो 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे आपके, इसलिए बोल रहा हूं पढ़ लो, है ना, टाइप ऑफ रिसर्च। चलिए, अ गुड हाइपोथेसिस शुड बी फॉर्मुलेटेड। एक अच्छी हाइपोथेसिस जो होगी वो बेसिकली कैसे तैयार की जाती है? बोला जा रहा है कि इन सच वे दैट इट कैन बी टेस्टेड बाय डाटा, इट इज प्रिसाइज, स्पेसिफिक एंड कॉन्स्टिटेंट विद मोस्ट नोन फैक्ट, और इन सच मैनर दैट इज हैज स्कोप विद स्टडी ओनली, या ऑल द अबव। चलिए बताइए। देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे टाइप ऑफ रिसर्च में। जब आप रिसर्च थोड़ा सा एक तरह से बोरिंग टॉपिक भी है, नो डाउट, है ना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। अलग अलग जो मेथड्स हैं, है ना, जैसे भाई मैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इस पे क्वेश्चन आता है हमेशा। तो अगर रिसर्च टाइप पढ़ रहे हो तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव भी अच्छे से पढ़ लोगे तो एक आध क्वेश्चन आपका बनने वाला है ना। बिल्कुल। हाइपोथेसिस की बात हो रही है, परिकल्पना की बात हो रही है, तो परिकल्पना में भाई डाटा से तो टेस्ट करोगे ही आप, है ना, तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। फिर बोला है कि इस प्रिसाइज, स्पेसिफिक एंड कॉन्स्टिटेंट विद मोस्ट फैक्ट, तो फैक्ट के बारे पहले में पता होगा तभी टेस्ट कर पाओगे। फिर बोला है सच मैनर दैट हैज स्कोप विद इन स्टडी ओनली, स्टडी भी उसकी आपकी होनी चाहिए। तो यहां पर जो सही आंसर होना चाहिए ऑल द अबव होना चाहिए, क्योंकि आपके तीनों पॉइंट यहां पर एक हाइपोथेसिस की बात हो रही है तो वो मेल खा रहे हैं यहां पर, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे तीनों ही पॉइंट जो हैं बेसिकली आपके मेल खा रहे हैं। तो ऑल दी अबव यहां पर हम कह सकते हैं इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, और आप सभी को पता है ना, हाइपोथेसिस आपने पढ़ी होगी, और हाइपोथेसिस का मेन अगर मैं बात करूं यूज क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज यूज ऑफ हाइपोथेसिस, तो आप बोलेंगे सर हाइपोथेसिस का क्या होता है, पहले तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको फोकस पे ले आता है, क्लियरिटी कर देता है रिसर्च में कि हमें किस पे रिसर्च करना है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है कि सैंपल डिजाइन तैयार करने के लिए हाइपोथेसिस का यूज होता है। सैंपल डिजाइन, अगर कोई भी रिसर्च कर रहे हैं उसको सैंपल डिजाइन आप तैयार करेंगे तो हाइपोथेसिस से ही तैयार होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि आप क्या करेंगे, स्टडी मोर ऑब्जेक्टिव बेसिकली, है ना,
तो हाइपोथेसिस से आपकी ऑब्जेक्टिविटी बढ़ जाती है बेसिकली आपकी रिसर्च की। इसके अलावा आपका क्या है, इसमें थ्योरी का फॉर्मुलेशन, बहुत सारे लिटरेचर और चीजों को आप लेके आते हो, वो बढ़ जाता है। फिर बाद में तो जब आप डाटा लाओगे तो लाओगे, लेकिन शुरुआत में आप जब हाइपोथेसिस पे काम करते हो तो बेसिकली आप बहुत सारी रिसर्च पहले से जो अलग अलग ऑथर्स की बुक्स हैं, अलग अलग जो जर्नल्स हैं, उसकी स्टडी करके चीजें लाते हो। तो बेसिकली आप देखोगे पूरा ही जो यहां पर मेंशन है चीजें, वो एक गुड हाइपोथेसिस को यहां पर शो करती है। और देखिए एक क्वेश्चन नल हाइपोथेसिस पे आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, नल हाइपोथेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है। तो ये मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपसे एक का क्वेश्चन आया था कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है। तो बेसिकली जब क्या होता है नल हाइपोथेसिस क्या है, बेसिकली पॉपुलेशन पैरामीटर जब होता है, या मैं कहूं जो पॉपुलेशन मीन जब हम अज्यूम करते हैं, है ना, तो वहां पर जो डिफरेंस नहीं होता है उसी को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, है ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है इट इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वेयर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन स्टडी responding to substance of like a sugar pill as if it is a drug called placebo effect, nocebo effect, coherent study या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर फटाक से, और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरी आंख आप देख ही रहे होंगे क्लास में एकदम रेड हो चुकी है और काफी ज्यादा मुझे दर्द भी हो रहा है क्योंकि लाइट पड़ती तो और ज्यादा हो रहा है। अभी 2-3 दिन तक मेरे हिसाब से मेरी आई रेड रहने वाली है ना। तो आप लोग बस जल्दी जल्दी आंसर कीजिए भैया, हाँ जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। हाँ हाँ वेरी गुड प्रियंका जी, बिल्कुल प्लेसबो इफेक्ट, बहुत बढ़िया। प्लेसबो इफेक्ट यानी फेक इफेक्ट भी इसको हम कहते हैं, है ना, फेक ट्रीटमेंट हम जिसको कह देंगे, या फिर क्या कहते हैं प्लेसबो का मतलब क्या होता है, हमने बोल दिया कि ये देख ये दवाई ले ले तू, है ना, खा लेगा एकदम शरीर में जान आ जाएगी। तो हम उस दवाई के नाम से उसको खा तो लेते हैं और हमें सही में वो चीजें हो जाती हैं, है ना। तो बेसिकली आप देखोगे कुल मिला के प्लेसबो इफेक्ट क्या है, एक झूठी तसल्ली देना, मतलब आपको मैंने बताया नहीं है लेकिन बेसिकली आपको मैंने दवाई दे दी कि दवाई है इसको खा के तुम सही हो जाएगा, लेकिन आपने उस कॉन्फिडेंस से उस चीज को खाया है और आप सही में सही हो गए, तो वो बेसिकली आपका क्या है, प्लेसबो इफेक्ट है ना। तो जाहिर सी बात है प्लेसबो इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, है ना कहीं बेसिकली फेक ट्रीटमेंट में आप जरूर देखोगे तो ये आपका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ अब देखिए कॉम्प्रिहेंशन है, ये कॉम्प्रिहेंशन आ चुका है, ये कॉम्प्रिहेंशन आप लोग पढ़ लीजिएगा और बना लीजिएगा। मैं इसमें आंसर टिक कर देता हूं, कॉम्प्रिहेंशन के मैं आंसर टिक कर देता हूं और ये आप लोग पढ़ के बना लीजिएगा खुद से, क्योंकि यहां पर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा पढ़ने में। मैं आंसर टिक कर देता हूं यहां पर ताकि आप लोग इसको बाद में कर सकें और चेक कर सकें। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आप, कम्युनिकेशन के। हाँ निसीबो इफेक्ट, निसीबो क्या होता है बेसिकली, निसीबो इफेक्ट बेसिकली नेगेटिव इफेक्ट, है ना। अगर मैं यहां पर बात करूं निसीबो इफेक्ट की, बेसिकली एक्चुअली में क्या है, नेगेटिव इफेक्ट है ये, नेगेटिव। जैसे आप सोचते हो ना कि आप कहीं पे इलाज करवाने गए, आप कहीं पे इलाज करवाने गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को आपने बोला सर ऑपरेशन में कहीं मैं लुढ़क तो नहीं जाऊंगा, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में नेगेटिव इफेक्ट है। तो जो चीज आप सोच रहे हो नेगेटिव, और वही उसको आप क्या करोगे, अट्रैक्ट करोगे, है ना। तो जब आप नेगेटिव बोल रहे हो कि मेरी ये चीज सुनी हो जाएगी, मैं निकल तो नहीं लूंगा इतने पैसे लगाने के बाद, तो वही आपका नेसिबो इफेक्ट है। तो याद रखिएगा बेसिकली ऐसी सिचुएशन जब नेगेटिव आउटकम अकर होते हैं, क्योंकि हम बिलीव ही करते हैं नेगेटिव पे कि ये हो जाएगा, उसे नेसिबो इफेक्ट करते हैं, है ना। चलिए
कम्युनिकेशन सीम टू बी इफेक्टिव ओनली, कम्युनिकेशन कब एक इफेक्टिव होगा? बोला जा रहा है जब गुड परसुएशन स्किल यूज हो, या फिर बोला रिपीटेशन ऑफ मैसेज टिल सेंडर फील दैट इज बीइंग कमिटेड, या फिर अंडरस्टूड बाय रिसीवर एंड प्रोड्यूस द डिजायर रिस्पॉन्स, या डिलीवर इन डायनेमिक एनवायरमेंट। बताइए, जल्दी से बताइए कब इफेक्टिव होगा? हाँ हाँ, क्लियर हो गया ना नेसिबो इफेक्ट? बिल्कुल, पीडीएफ आ जाएगी ग्रुप में, मैं डाल देता हूं, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर। भाई मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, आपने बोला वाह सर मजा आ गया, मतलब मैं सेंडर था आप रिसीवर थे, तुरंत आपका क्या आ गया, रिस्पॉन्स आ गया। तो मैं कह सकता हूं बेसिकली जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, इफेक्टिव है। कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव है जब सेंडर ने कुछ बोला है, रिसीवर से वहां पे आ जाए, है ना। आपने किसी को बोला आई लव यू, सामने से आ गया आई लव यू टू, तो आप बोलेंगे ना कि कम्युनिकेशन कैसा है हमके बीच में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया है ना। और मान के चलो वहां पर उसके पापा ने फोन उठा लिया, तो कम्युनिकेशन में क्या आ गया, एक तरह से बैरियर आ गया। तो कुल मिला के बहुत अच्छी चीज है कम्युनिकेशन, है ना। अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे से होगा। चलिए अगला है, अ लो कंटेस्ट कल्चर इज वन वेयर लो कंटेस्ट कल्चर। हाँ, अ लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर इज वन वेयर चलिए हाँ, क्या होगा, मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अनस्पोकन, या मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन एक्सप्रेसली स्टेटेड थ्रू वर्बल, या मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अपेरेंट, या मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉन एक्सिडेंट। बताइए भाई साहब क्या होगा इसका आंसर? डी बोल रहे हैं इसका आंसर। हाँ, डी तो नहीं है भाई साहब, डी तो नहीं है। देखिए बात हो रही है लो कंटेस्ट कल्चर की, तो यहां पर आप देखेंगे जो ज्यादातर चीजें होती हैं वो वर्बल मैसेज में आपका देखने को मिलती हैं, है ना। अगर मैं बात करूं लो कंटेस्ट जो होता है वो रिटन रिलाई ऑन स्पोकन और रिटन वर्ड, है ना। बेसिकली आप देखेंगे जो रिलाई होता है स्पोकन और रिटन वर्ड पे आपका होता है बेसिकली, है ना। तो याद रखिएगा कि भाई मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज एक्सपेक्टली स्टेटेड थ्रू वर्बल मैसेज। तो वर्बल अगर आप बोल रहे हो कोई चीज है तो आप बोलोगे लो कंटेस्ट है ना, लो कंटेस्ट है बेसिकली आपका। चलिए हाँ, एग्जाम्पल में आप देखेंगे हाँ, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, है ना, वैल्यू इंडिविजुअलिज्म हो, रैशनल हो, फॉर्मल हो, ये बेसिकली आप देखेंगे लो कंटेस्ट में आपका देखने को मिल जाता है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर। अब यहां पर देखिए मॉडल आ चुके हैं, ऑलरेडी आपने कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ा है, कम्युनिकेशन मॉडल्स आपने पढ़े हैं, अलग अलग मॉडल्स। अब उनके बारे में आपको बताना है कि कौन सा मॉडल किसके द्वारा दिया गया था और जोड़ी मिलानी है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप अच्छे से कर लेंगे। हाँ, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। हाँ, पहला है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, इंटरमीडिएट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, या संचार का हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में आपने बहुत सारे मॉडल पढ़े हैं अलग अलग, बहुत सारे मॉडल आपने पढ़े हैं अलग अलग। तो उसमें से आपको यहां पर जो मॉडल है वो आपको बताना है कि कौन सा मॉडल यहां पर सही बैठने वाला है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। पढ़े तो सभी हैं आपने कम्युनिकेशन के मॉडल। हाँ, कौन कौन से? फ्रैंक डेंस है, कार्ट्स है, श्राम है, शैनन एंड वीवर है। चलिए कार्ट्स का जो मॉडल है उसे इंटरमीडिएट मॉडल कहा जाता है, 1957, है ना। अगर कार्ट्स का जो मॉडल है
1957 की बात है, उनसे इंटरमीडिएट मॉडल कहा जाता है ना। तो बी का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा सेकंड। तो ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया, दो ऑप्शन तो वैसे ही चले गए, दो ऑप्शन वैसे ही चले गए। बात करते हैं यहां पर श्राम के कम्युनिकेशन मॉडल की। तो श्राम का जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो किस पे आधारित है? फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पे आधारित है ना। तो श्राम का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पे हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 हो जाएगा, तो ये भी चला जाएगा। तो सी ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा। श्याम का मॉडल देखा है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का मॉडल कहलाता है ना। इसी प्रकार सैनन और वेबर का जो मॉडल है वो बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। हेलिकल मॉडल की बात करूं तो हेलिकल मॉडल जो है फ्रैंक डेंस का दिया गया है। हेलिकल मॉडल जो है फ्रैंक डेंस का दिया गया है। तो मैंने आपको दिखाया है कि भाई बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, फिर जॉब लग जाती है, जॉब लगने के बाद शादी करता है, फिर उसको बच्चा होता है, वही साइकिल चालू हो जाता है। तो इन्फिनाइट साइकिल है, उसका भी बच्चा होगा और वो यही प्रोसेस को दोहराएगा। तो वही बेसिकली हेलिकल मॉडल है जो फ्रैंक डेंस के द्वारा आपका 1967 के आसपास दिया गया था, है ना। 1967 के आसपास दिया गया था आपका फ्रैंक डेंस का जो मॉडल है, जिसे हेलिकल मॉडल के नाम से जाना जाता है। अगर मैं इसको शुरुआत करूं तो इस तरह से आपका मॉडल होता है, ये इस तरह से हेलिकल आपकी बनती जाती है और ये अनंत तक जाता है कम्युनिकेशन का मॉडल। तो मेरे हिसाब से ये आपने पढ़ा हुआ होगा, है ना। तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दी है चीजें। मैं साइड हो जाता हूं भाई साहब, ये तो आप बोलोगे सर साइड नहीं हो रहे, है ना। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है पूरा का पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं। गुड, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एज द मेडिएटेड कम्युनिकेशन, मध्यस्थ संचार किसे कहा जाता है? इंट्रापर्सनल को, इंटरपर्सनल को, ग्रुप डिस्कशन को, या मास कम्युनिकेशन को? यह आपको बताना है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ नहीं, देखिए लड़के के लिए तो फिलहाल जरूरी है। हाँ, अगर आपके पापा कहीं के विधायक हैं तो बात अलग है, या पापा कहीं के बड़े बिजनेसमैन है तो बात अलग है ना। लेकिन जनरली अगर आप देखेंगे लड़के की शादी तभी होती है जब वो कुछ कमाने लायक हो जाता है ना, या बेसिकली अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। भले अपने पापा का ही बिजनेस क्यों ना संभाले, लेकिन उतना होना चाहिए, है ना। हाँ चलिए बिल्कुल जल्दी से आंसर कीजिए भाई। आपने मास मीडिया का पढ़ा होगा। मास मीडिया जो है बेसिकली टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। जब हम कम्युनिकेशन के टाइप पढ़ते हैं तो उसमें जब हम क्लासिफाई करते हैं बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट में, है ना, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट के बेस पे, तो आप वहां पे पढ़ते हैं यही टाइप के कम्युनिकेशन। क्या क्या? इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप और मास कम्युनिकेशन। तो ये चार टाइप बेसिकली आपके देखने को मिलते हैं, है ना। अब बात करते हैं एक एक की। इंट्रापर्सनल, तो इंट्रापर्सनल क्या होता है? अपने बारे में ही बात करना। बेसिकली इंट्रापर्सनल मतलब क्या? अपने ही बारे में बात करना, अपने से ही बात करना। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो जैसे आप उदाहरण के तौर पे, है ना, या भगवान का ध्यान कर रहे हो, तो ये अपने ही अंदर चीजें बात कर रहे हो, वो इंट्रापर्सनल हो गया। इंटरपर्सनल क्या होता है? इंटरपर्सनल मतलब बेसिकली एक या दो लोगों के बीच में जो चर्चाएं चल रही है, इंटरपर्सनल हो गया। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? बेसिकली बहुत सारे लोग बैठे हैं और चर्चाएं चल रही हैं, है ना। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? तो मास कम्युनिकेशन यहां पर क्या है? आपका सही आंसर है कि टर्म एज द मीडिएट कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन यहां पर इसमें। चलिए, तो मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। तो मास मीडिया के बारे में पढ़ा होगा, मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा होगा, है ना। बहुत बड़ा टॉपिक है मास कम्युनिकेशन बेसिकली, है ना। चलिए
देखिए तबीयत खराब हो गई थी लंबे समय से है, तो अभी जितना आपके पास समय है 20 दिन का समय है अभी आपके पास। तो 20 दिन में अगर आप डेली 7 घंटे भी निकाल लेते हैं तो 140 घंटे होता है, जो कि बहुत होता है ना। 20 घंटे 20 दिन में अगर 7 घंटे भी निकालोगे ना, 140 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। यूनिवर्सिटी के एग्जाम तो आपने निकाले ही है ना भाई साहब, ऐसे तो नहीं है कि नहीं निकाले, 2 दिन 3 दिन पढ़ के। तो यहां पर क्या दिक्कत है, पढ़ो 7-7 घंटे, आराम से हो जाएगा कवर पूरा चीज, है ना। चलिए, बोला जा रहा है ग्रेप वाइन इज बेसिकली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रेप वाइन। भैया ग्रेप वाइन के बारे में यहां पर जो गलत कथन है उसको यहां पर आपको पहचानना है कि ग्रेप वाइन के बारे में जो गलत है वो क्या है। हाँ, सोशियोलॉजी के लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेंगे वो आपको बता दूंगा, है ना। उसके लिए एक वीडियो में कल ले आऊंगा सोशियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पे, है ना। तो आप वो एक बार देख लीजिएगा, वो टॉपिक कवर कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से बताइए, हाँ क्या होगा इसका आंसर। हाँ, बोला जा रहा है इट इज कॉन्सिडर टू बी फास्टर देन फॉर्मल कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही बात है भाई, ये बिल्कुल सही है ना, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है ये, है ना। बिल्कुल सही है कि भैया आप देखेंगे, हाँ ये आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद बोला जा रहा है कि डीम टू बी लेस एक्यूरेट, बिल्कुल लेस एक्यूरेट रहती है, जिसे हम कानाफूसी कहते हैं बेसिकली, है ना। एक तरह से चुगली कहते हैं बेसिकली, ये भी बिल्कुल सही है। फिर बोला जा रहा है ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती है, तो ये गलत है, ये हर जगह नहीं पाई जाती भाई साहब, है ना, सभी जगह नहीं पाई जाती। तो यहां पर जो सत्य नहीं है वो हो जाएगा सी, और डी ऑप्शन है प्रेफर टू ओवर फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये भी आपका बिल्कुल सही है। हाँ, डी होना चाहिए, सी होना चाहिए, हर उसमें तो पाई नहीं जाती। चलिए, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, सी होना चाहिए, क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेप वाइन बेसिकली आपकी नहीं देखने को मिलेगी, और इट इज प्रेफर्ड ओवर फॉर्मल कम्युनिकेशन। हाँ, चलिए सी होना चाहिए वैसे यहां पर, ठीक है। चलिए, डी मुझे भी थोड़ा सा यहां पर डाउट लग रहा है, डी वाला, कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के उसमें प्रेफर किया जाता है क्या, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे चुगली, आप ये बोल के तो नहीं करोगे सर मैं आ जाऊं क्या चुगली, तो उस कंटेस्ट में बिल्कुल सही है कि आप कभी चुगली करना चाहते हो तो फॉर्मल में थोड़ी करोगे, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो यहां पर डी वाला सही होना चाहिए, ये ठीक है। चलिए अगला देखते हैं यहां पर, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। अ पर्सन स्टार्टेड जर्नी इन मॉर्निंग at 11 a.m. he covered 3/8 of his journey, and on same day at 4:30 he covered 5/6 of his journey, and what time did he start his journey? बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, आपको दे रखा है यहां पर क्वेश्चन, टोटल जर्नी यहां पर जो है आपकी पूछी जा रही है क्या होगी। हाँ हाँ वही देखो, फैक्चुअल देखोगे तो यही है, लेकिन जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन में हम नहीं कह सकते कि होती है। हाँ, चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई। सुबह 11 बजे प्रारंभ किए और 11 बजे उसने अपनी यात्रा का 3/8 भाग जो है कवर कर लिया है, और दिन के शाम 4:30 बजे तक अपनी यात्रा का 5/6 तय कर लिया है। तो बोला जा रहा है यात्रा उसने कब शुरू की थी ये आपको बताना है ना। यात्रा बेसिकली उसने कब शुरू की थी ये आपको बताना है। चलिए, हाँ अगर दोनों का डिफरेंस देखें, 5/6 जर्नी माइनस 3/8 अगर करें, दोनों का डिफरेंस देखें जर्नी का, भाई 5/6 भाग उधर 3/8 भाग, जो कि बराबर हो जाएगा कितना, आप यहां पर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा
एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 24, 24 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा कितने का, 4 का, तो 5 चौको 20, और यहां पर मल्टीप्लाई होगा 3 का, तो यह आएगा 11/24। दोनों का जो डिफरेंस आएगा 11/24 आएगा बेसिकली, है ना। और 11/24 जो डिफरेंस है वो कितनी देर में कवर किया, देखिए सुबह 11 बजे से शाम के 4:30 तक, सुबह 11 से शाम के 4:30, तो 4.5 घंटा वो और 1 घंटा ये, तो 5.5 घंटे में कवर किया बेसिकली आपने। 5.5 घंटे मतलब 5 सही 1/2 घंटे, यानी 11/2 घंटे में आपने कवर किया है ना। तो 11/2 घंटे में आपने कवर किया है, तो बेसिकली आप देखेंगे दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11/24 इंटू 11/2, 11/24 इंटू आप 2/11 कर दीजिए, सॉरी उल्टा कर दीजिए, टाइम उल्टा कर रहे हैं अपन, डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एक दूसरे का रिवर्स करना है हमें यहां पर। तो ये हो जाएगा आपका 11/2 इंटू 11/2 इंटू आप कर दो क्या, है ना, इंटू आप कर दो 24/11, तो ये आ जाएगा टोटल 12 घंटे। मतलब उसको पूरी जर्नी कंप्लीट करने में, ओवरऑल कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, 12 घंटे लगेगा। अब 12 घंटे लगेगा तो आप उस हिसाब से देख लीजिए, ये वाली जर्नी कौन सी जर्नी, 11/24 है, उसे तय करने में 12 घंटे लग रहा है। अब जो बची है जर्नी उसे आप निकाल लीजिए यहां से, है ना। कितनी बची है जर्नी भाई साहब, कितनी जर्नी बची है, 5/6 हो चुकी है, 1/6 बची है, 12 घंटे के हिसाब से हो जाएगा कितना भैया, 2 घंटे, है ना। तो 1/6 जर्नी को उसे तय करने में लगेगा 2 घंटे, तो टोटल 12 घंटे ये लगा, 2 घंटे ये लगा, तो टोटल जर्नी, बाकी की जो जर्नी है वो आपकी कितने में कंप्लीट होगी, 4:30 बजे प्लस 2 घंटे जोड़ लीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, 6:30 बजे जर्नी कंप्लीट हुई। अब शाम के 6:30 पे कंप्लीट हो रही है, और सुबह आप बोल रहे हो चालू हुई है, और टोटल उसको 12 घंटे लग रहे हैं, तो 12 घंटे लग रहे हैं, तो सुबह 6:30 बजे उसने चालू की होगी। तो आंसर यहां पर सुबह 6:30 बजे हो जाना चाहिए, इसका सी ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा, है ना। फिर से देख लो, चलिए ये फिर से देख लो भाई, पहले का डिस्टेंस और बाद के डिस्टेंस का जो डिफरेंस आएगा 11/24 आएगा, मतलब इतनी दोनों का डिफरेंस है। और इन दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे, टाइम के डिफरेंस से, टाइम का जो डिफरेंस है वो भी 11/2 है, तो टोटल टाइम आ जाएगा 12 आवर। 12 आवर लगा उसको 5/6 जर्नी तक कवर करने में, फिर 1/6 कर लो तो टोटल 2 घंटे और लगेंगे, तो 4:30 से 2 घंटे और लगेंगे, 6:30 पे उसकी जर्नी कंप्लीट होगी। टोटल उसे 12 घंटे लग रहे हैं, तो 6:30 बजे उसने सुबह शुरू की होगी, आंसर 6:30 बजे आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन ये देखने को मिला है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिएगा। हाँ, चलिए जल्दी से क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है कि भैया क्लब को ये लिखा है CLUB, क्लब को लिखा है FTKE। हमें पूछा जा रहा है एरिड को क्या लिखेगा, तो पैटर्न समझ लो बस आप यहां पे जल्दी से। तो आप देखेंगे 3 है, ये आपका 6 है, +3 कर रहा है, 12 है, ये आपका 20 है ना, 12 है, ये आपका 20 है, तो जाहिर सी बात है +8 कर रहा है। यहाँ पर ये आपका 21 है, या आपका 11 है, तो यहाँ पर +10 -10 कर रहा है। तो ये पैटर्न यहाँ पर चल रहा है क्या, चेक कीजिए, ये पैटर्न यहाँ पर चल रहा है क्या, चेक कर लो, थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं है इसमें। देन को इसने लिखा है WGDQ, 20 है, ये 23 है, +3 हो गया, ये आपका 8 है,
ये आपका 8 है और ये आपका 7 है ना। ये आपका 8 है, ये आपका 7 है और सेम ये आपका 5 है, ये आपका 4 है, ये आपका 14 है और ये आपका देखिए तो ये आपका 17 है। तो पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? कुछ पैटर्न चल रहा है कि यहां पर कुछ वैसे नहीं? हाँ, डी एच पैटर्न क्लियर नहीं चल रहा है, लेकिन यहां पर अगर +3 की बात करें, चलिए 1 से +3 4 डी से शुरुआत होगी, ये तो चलिए ठीक है। एक तो आपको पता चल रहा है, 2 ऑप्शन चलिए फिर भी कट जाएंगे, 2 ऑप्शन यहां पर कट जाएंगे अगर +3 का खेल खेलोगे तो। लेकिन बाकी यहां पर होगा कि नहीं होगा वो देखो आप, वो आपका होगा क्या पैटर्न वो चेक कीजिए आप। माइनस हो रहा है, फिर यहां पर आप देख रहे हो 8 से 7 -2, 5 से 4 -1, 19 से 17 सॉरी 14 से 17 +3, तो लास्ट वाला +3 हो रहा है। ये देखिए आप लास्ट वाला अगर देखेंगे 2 है, 5 है, +3 हो रहा है, तो पहला +3 लास्ट +3, तो 4 3 7 देखेंगे तो यहां पर आपका 7 जो है वो हो जाएगा जी, तो डी से शुरू होगा, जी पे खत्म होगा। तो उस लॉजिक से आप देखेंगे तो ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी से शुरू और जी पे खत्म, है ना। और बीच वाले की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे -1 हुआ है, यहां पर भी -1 हुआ है। सेम आप देखेंगे यहां पर ये थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको FKTE कर लो, है ना, FKTE कर लो, तभी ये पैटर्न बैठेगा वरना नहीं बैठेगा। क्लब को इसने FKTE कर लो, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे 3 6 +3 हो गया। सेम यहां पर 12, ये आपका 11 -1 हो गया। सेम यहां पर 21, ये आपका 20 -1 हो गया। ये +3 यहां पर करोगे तो जाहिर सी बात है 2 + 3 5, ये आपका हो गया। तो पैटर्न इस तरह से चल रहा है, +3 -1 -1 +3, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो उस हिसाब से आप देखोगे ये आपका 18 है, 18 से 1 कम 17, 17 आपका होता है Q, ऐसे ही ये होता है 9, 9 में से 1 कम H, तो आपका आंसर होगा DQHG, जो कि आपका ए ऑप्शन है। तो यहां पर पैटर्न क्लियर है थोड़ा सा, है ना, बस ये वाला सुधार लेना तो पूरा पैटर्न क्लियर हो जाएगा। वो बाय मिस्टेक आपका इधर उधर लेटर हो चुका है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, ठीक है, FKTE है ये, ठीक है। पैटर्न याद रखिए आप। चलिए, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर है, पैटर्न क्लियर हो चुका है। हाँ, देखिए 2-4 क्वेश्चन तो देखो यार पीएससी में तो गलत होते ही हैं, है ना। 2 से 4 क्वेश्चन एमपीपीएससी में गलत देखने को मिलने ही वाले हैं। इवन कोई भी एग्जाम हो, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा होते ही होते हैं गलत, जरूरी नहीं 100% सही हो, 1-2 तो हो ही जाता है, ह्यूमन एरर भी हो जाता है कई बार। चलिए, बोला जा रहा है एफ पिता है डी का, एफ जो है पिता है डी का, डी जो है पिता है एस का, डी जो है पिता है एस का, एम जो है दादी है आर की, जो बेटा है ओ का, एम जो है दादी है आर की, जो बेटा है ओ का, एन जो है पैटर्नल अंकल है आर का, जो भाई है किसका, जो भाई है एस का। तो यहां से शुरुआत कीजिए, एन जो है पैटर्नल अंकल है आर का, जो भाई है एस का, तो एस का भाई कौन है, आर। अब इसका कोई पैटर्नल अंकल है, पिता का भाई है, ये इसका पिता हो गया, जाहिर सी बात है इसका कोई भाई है, वो कौन है, एन, है ना, एन इज पैटर्नल अंकल ऑफ आर, तो जाहिर सी बात है ये हो गया। इसी प्रकार आप देखिए आगे, एम जो है दादी है आर की, एम जो है दादी है आर की, तो जाहिर सी बात है एफ की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, क्योंकि दादी है आर की, और जो वो इज सन ऑफ, एम इज ग्रैंड डॉटर और, एंड वो इज सन ऑफ ओ, तो आर जो है बेटा है ओ का, तो जाहिर सी बात है डी की, डी पिता है तो ओ माता हो जाएगी, है ना। अब बोल रहा है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ओ एंड आर, तो ओ और आर के बीच में आप देखेंगे तो जो रिलेशन होगा वो होगा माँ और बेटे का, माँ और बेटे का रिलेशन होगा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल, हाँ। चलिए, क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं।
भाई देख लो क्वेश्चन एक बार अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के जो सिक्के हैं 5, 9 और 4 में है ना, ये इनकी नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं, इसकी हम वैल्यू बना लेते हैं। वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 पैसे के 5 सिक्के जेब में तो बोलोगे सर 2.5 रुपए, 25 पैसे के 9 सिक्के 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं तो 8 सिक्के हो गए 2 रुपए, 2 रुपए 25 पैसे वैल्यू हो गई। ऐसे ही 10 पैसे के 40 सिक्के 4 सिक्के हैं तो 40 पैसे वैल्यू हो गई। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 2 और 2 4, 4 रुपए 75 पैसे और ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब, 5 रुपए 75 और 40, 5 रुपए 15 पैसे। अब 5 रुपए 15 पैसे जो है 206 रुपए के बराबर दे रखे हैं, दशमलव हटाइए, 2 जीरो नीचे आ गए है ना, इसको कट कीजिए, 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 103 आएगा, 103 से 2 बार कटेगा 206 तो 1 यूनिट हो जाएगी 200 की। अब 1 यूनिट 200 की हो गई तो जाहिर सी बात है हमें पूछा जा रहा है सभी के सिक्के, तो भैया 50 पैसे के कितने हैं, 5, 5 गुणा 200 है ना, 200 यूनिट होगी, चेक कर लो। 103 से काटेंगे 2 बार कटेगा है ना, और 100 आएगा, ठीक है। 1 यूनिट हो गई 200 की, तो 5 वाला हो जाएगा भाई साहब 5 दूनी 10, 1000 होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है क्या, 5 9 4, ठीक है। ये वैल्यू 5 रुपए 15 पैसे वैल्यू हो रही है और 206 रुपए हो रहे हैं। हाँ तो यहां पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई, चेक कर लो भाई। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, अच्छा सॉरी ये यहां पर कट करना भूल गए अपन, 200 नहीं आएगा, ये हो जाएगा 5 से कट किया अपन ने, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य 5 तिया 15, 103 तो 1 यूनिट आएगी 40 की, 1 यूनिट आएगी 40 की, 20 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 50 पैसे के 5 गुणा 40, 200 सिक्के। ऐसे ही आपके 25 पैसे के हो जाएंगे 9 गुणा 40, 360 सिक्के और 10 पैसे के 4 गुणा 40, 160 सिक्के। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 200, 360, 160, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल 1 यूनिट जो है 40 की है, ठीक है। हाँ लास्ट टाइम बिल्कुल ये क्वेश्चन शायद यूजीसी का पेपर करवाया था तो उसमें ये क्वेश्चन मेंशन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि कैलेंडर का क्वेश्चन है। 8 दिसंबर 2007 को शनिवार है तो 9 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा। देखिए 8 दिसंबर को आपको पता है क्या है, 2007 को आपका क्या दे रखा है, शनिवार सैटरडे दे रखा है ना। अब जाहिर सी बात है अगर मैं ही 8 दिसंबर 2006 की बात करूं तो पूरा पूरा 1 साल कम होगा। अब यहां पर दोनों ही आपके क्या है, लीप ईयर नहीं है यहां पर, तो जाहिर सी बात है नॉर्मल साल में 1 दिन आगे बढ़ता है और लीप ईयर में 2 दिन आगे बढ़ता है। तो यहां पर आप 1 दिन पीछे कर लो तो शनिवार से आप देखेंगे तो इस दिन शुक्रवार हो जाएगा यानी फ्राइडे हो जाएगा। अब हमें यहां पर बताना है 9 दिसंबर को क्या होगा, तो 9 दिसंबर को जाहिर सी बात है 1 दिन और आगे चले जाओ 2006 से तो आंसर आ जाएगा शनिवार ही, इस दिन भी सैटरडे होगा यानी शनिवार होगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, इसको आप तुरंत ही कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आपका हो जाएगा। चलिए कुछ पूछ रहे हैं सर मॉर्निंग में भी क्लास ले लीजिए, बिल्कुल अभी मैं 10-11 तारीख से मॉर्निंग में भी मैराथन चालू कर दूंगा, 12 बजे से मैं कोशिश करूंगा 12 बजे से स्टार्ट कर दूं। जी हाँ 12 से 3 इस तरह से मैं एक क्लास प्लान कर रहा हूं तो वो मैराथन टाइप की मैं आप लोग के लिए करवा दूंगा। चलिए तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है ना। नॉर्मल ईयर है, अगर नॉर्मल ईयर में 1 दिन प्लस करते हैं है ना और पीछे आएंगे तो 1 दिन माइनस करेंगे
और लीप ईयर अगर होता है, कोई लीप ईयर अगर आता है तो उस केस में 2 दिन प्लस करते हैं और पीछे आ रहे हो तो 2 दिन माइनस करते हो। लीप ईयर के लिए आपको 400 से डिवाइड करके देखना है सेंचुरी को और बाकी को 4 से। शताब्दी जो होगी उसको 400 से चेक करते हैं और बाकी नॉर्मल ईयर को 4 से चेक करते हैं भाग करके। 4 से अगर डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर होगा, 4 से डिवाइड नहीं होता है तो नॉन लीप ईयर होगा, है ना। और सेंचुरी को 400 से चेक करना, सेंचुरी मतलब 2000 हो गया, है ना, 1600 हो गया, है ना, 1900 हो गया, जिसमें आखिरी में 2 जीरो है, उसे 400 से। सेकंड पेपर के लिए अभी प्रियंका जी तो नहीं चल रही है, फिलहाल पेपर 1 का ही आपको मिल जाएगी चीजें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, पीयूष जो है आपका उत्तर की ओर देख रहा है और 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चला दिया, राइट ले रहा है, राइट ले रहा है, फिर 20 किलोमीटर चल रहा है, फिर बोल रहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट में चलता है, नॉर्थ ईस्ट में चलता है कितना, 10 किलोमीटर। तो ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये 10 किलोमीटर चला दिया, थोड़ा सा कम चलाओ भाई, 10 किलोमीटर चला दिया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। फिर वो राइट मुड़ रहा है और 20 किलोमीटर चल रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट का राइट होगा इधर, तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री आएगा, तो ये वो इधर आ जाएगा, इस तरह से मुड़ के, राइट मुड़ के पूरा का पूरा, राइट मुड़ के आपका क्या आ जाएगा, इधर इस तरह से आ जाएगा, है ना। राइट मुड़ेगा तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री मुड़ेगा, है ना। और ये आएगा आपका राइट मुड़ के कितना, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आ गया, है ना। फिर बोला जा रहा है कि वो फिर से लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट मुड़ेगा और जाहिर सी बात है वो 20 किलोमीटर कहां आएगा, 20 किलोमीटर आपका आएगा, तो लेफ्ट होगा तो इधर इस तरह से आएगा। और कितना बोल रहा है कि वो 20 किलोमीटर चल रहा है, तो ये 10 है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ाइए, ये 20 किलोमीटर हो गया, है ना। और यहां पर वो खत्म कर देता है, बस इतना ही है। फिर से देख लो, कुछ दिक्कत तो नहीं, एक एक पॉइंट देख लो भाई। सबसे पहले 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर ऊपर गया, फिर राइट लिया, 20 किलोमीटर गया, फिर नॉर्थ ईस्ट गया, 10 किलोमीटर लिया, फिर राइट लिया और 20 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर उसने लेफ्ट लिया, फिर उसने लेफ्ट लिया और कितना गया, 20 किलोमीटर गया, है ना, और 20 किलोमीटर गया। और बोल रहा है किस डायरेक्शन में अब वो फेस कर रहा है, ये आपको बताना है। चलिए, तो जाहिर सी बात है अभी किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, हाँ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है ना। एंड में लेफ्ट लिया है, सही तो है, 1 टर्न 2 टर्न, बस इतना ही तो है ना। टोटल कितना है, पहला 20 ये हो गया, दूसरा 20 ये हो गया, फिर 10 हो गया, है ना। उसके बाद फिर राइट लिया है यहां पर, तो राइट में मुड़ेगा, 20 गया, ठीक है। ही टर्न एंड 20, अगेन ही टर्न लेफ्ट, फिर उसने लेफ्ट लिया, 20 चला गया, ठीक है। नाउ विच डायरेक्शन, तो जाहिर सी बात है साउथ वेस्ट होना चाहिए इसका आंसर, बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए, है ना। हाँ बी ऑप्शन ही होगा क्योंकि यही है, इससे ज्यादा कुछ दे नहीं रखा है, बी ऑप्शन ही होगा आंसर, बी ऑप्शन ही होगा आंसर। चलो बी ऑप्शन ही होगा क्योंकि अब देखो ना यहां से उसने क्या किया है, लेफ्ट ही तो लिया है। फिर अब जाहिर सी बात है नीचे में आप देख रहे हो, हाँ टोटल राइट देख लो भाई, 20, ये 20 हो गया, फिर ये राइट लिया, 20 हो गया, फिर ये आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ा, 10 हो गया, फिर वो राइट मुड़ रहा है तो राइट होगा इधर और 20 किलोमीटर चला, ये हो गया आपका 20। फिर आपका कहां आ गया, वो लेफ्ट ले रहा है, अब लेफ्ट ले रहा है तो जाहिर सी बात है इधर ही आएगा, लेफ्ट लेगा और 20 किलोमीटर चला, तो ये 20 किलोमीटर आ गया। अब बोल रहा है किस दिशा में देख रहा है, तो जाहिर सी बात है ये डायरेक्शन कौन सा है, साउथ वेस्ट ही तो है, हाँ नहीं, दाएं ओर मुड़ता है 20 किलोमीटर, बाएं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। नीचे का नीचे है ना, नीचे की ओर देख रहा है ना ये,
और यहां से लेफ्ट लेगा तो जाहिर सी बात है लेफ्ट होगा इस डायरेक्शन में, सॉरी ऊपर की ओर जाएगा ये, तो फिर लेफ्ट ले रहा है ना, ऊपर की ओर जाएगा तो ये डायरेक्शन होगा फिर, अगर उस हिसाब से देखेंगे तो लेफ्ट ले रहा है ना एक्चुअली में। तो नीचे अगर आप देखते हैं तो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ऊपर जब आप देखते हैं ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। तो ये जब नीचे देख रहा है तो लेफ्ट लेगा तो जाहिर सी बात है ऊपर की ओर आपका क्या करेगा, मूव करेगा, है ना, ऊपर की ओर आपका मूव करेगा। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो फिर आंसर ये नहीं होगा, फिर होगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आंसर हो जाएगा उस हिसाब से आप देखोगे तो फिर, हाँ नॉर्थ ईस्ट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर उसने लेफ्ट ही बोला है, ठीक है। नीचे की ओर देखिएगा तो लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये होगा, तो नीचे देख रहा है तो लेफ्ट होगा इस साइड, तो ऊपर की ओर जाएगा ये, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है, डायरेक्शन में मैंने मिस्टेक की थी, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, पूरा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। हाँ पहला है कि प्रत्यक्ष इज ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। दूसरा है व्हाट वी कैन नॉट ट्रीट थ्रू सेंसेस मस्ट बी ट्रीटेड एज नॉन एक्सीडेंट्स, ओनली फिजिकल बॉडी इज रियल। ये जो कथन है ये कौन से इंडियन लॉजिक के उसमें दिए गए हैं ये आपको बताना है। न्याय स्कूल में, वैशेषिक विद्यालय में, या चारा मेट्रोलिस्टिक स्कूल में, या ऑल दी अबव में। चलिए जल्दी से बताइए। देखो डायरेक्शन कैसे चूज करें, तो अगर आप देखोगे तो भाई डायरेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं, ये बस याद रखो आप, है ना, डायरेक्शन के लिए याद रखो आप। ऊपर आपको पता है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इनके बीच वाला नॉर्थ ईस्ट होता है, इनके बीच वाला साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो जब आप ऊपर की ओर देखते हो तो यहां जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो राइट चल रहे हो, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो इसका मतलब लेफ्ट चल रहे हो। तो बस इतना ध्यान रखना, घड़ी की दिशा में चल रहे हो मतलब आप राइट चल रहे हो, घड़ी के अपोजिट अगर आप चल रहे हो तो लेफ्ट चल रहे हो। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा तो ये अपने आप हो जाएगा, है ना। चलिए किस स्कूल के बारे में बात हो रही है, ये आपको पूछा जा रहा है यहां पर। हाँ पढ़ा इसके बारे में, न्याय स्कूल के बारे में नहीं, इसको पढ़ोगे तो क्लियर होगा आपका, ऐसे क्लियर नहीं होगा। हाँ सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहां पर, जो आपका चार्वक मेट्रोलिस्टिक स्कूल है उसमें ये मेंशन चीजें की गई हैं, तो इसको याद रखिएगा, इसको पढ़िएगा, सर्च कीजिएगा। न्याय स्कूल तो मैंने कल बताया था, न्याय स्कूल पे क्वेश्चन भी आया था, तो कल मैंने इस पे डिस्कशन किया भी था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरा नो कंक्लूजन पॉसिबल फॉर्म 2 इज पॉसिबल, जो है पॉसिबल नहीं है नो कंक्लूजन। किससे पॉसिबल नहीं है? हाँ आपने स्लोजम पढ़ा है तो आपने स्लोजम में 4 स्टेटमेंट पढ़े हैं। एक पढ़ा है ऑल वाला यानी सभी, एक पढ़ा है आपने सम वाला यानी कुछ, आप एक ने पढ़ा है नो कोई नहीं वाला, और एक आपने पढ़ा है सम नॉट यानी कुछ नहीं वाला, है ना। ये आपने 4 स्टेटमेंट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, ये बताइए। स्लोजम में आपने 4 टाइप के स्टेटमेंट पढ़े हैं, है ना। अब 4 टाइप के जो स्टेटमेंट पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है ऑल वाला जो होता है हमेशा चेंज कर सकते हो आप किसमें, सम वाले में। ऑल वाला हमेशा किसमें चेंज होता है, सम वाले में चेंज होगा। सम वाला केवल और केवल सम में ही चेंज हो सकता है, बस सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाता है। नो वाला केवल आपका सम नॉट में बदलता है और आपका नो में बदलता है, बस सब्जेक्ट प्रेडिकेट होते हैं। सम नॉट वाला किसी में नहीं बदल सकते, जो है वो वैसा ही है ना। तो जाहिर सी बात है जो आपका नेगेटिव प्रेमिसेस होता है, नकारात्मक वाला होता है, वो किसी में चेंज नहीं होता है। तो ये मेरे हिसाब से आपने चीजें पढ़ी हैं,
तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। 4 ही टाइप के तो स्टेटमेंट होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला होता है, यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव होता है ना। तो वही चीज आपकी है यहां पर पूछी जा रही है। हाँ बिल्कुल, हाँ चलिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है आप जब पढ़ते हैं तो ये आपको पता होता है। अगला है जहां पर आपको दे रखा है कि कुछ संत जो है पॉलिटिशियन है, कुछ संत जो है पॉलिटिशियन है, और कुछ पॉलिटिशियन जो है बिजनेसमैन है ना। कुछ संत जो पॉलिटिशियन है, बहुत सारे ऐसे संत हैं बीजेपी में जो संत हैं लेकिन पॉलिटिशियन है। यूपी के सीएम ही देख लीजिए, संत हैं लेकिन पॉलिटिशियन है। और कुछ पॉलिटिशियन जो है बेसिकली आपके बोला जा रहा है बिजनेसमैन भी होते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, और कुछ संत भी बिजनेसमैन होते हैं, जैसे रामदेव बाबा, वो भी संत हैं लेकिन बकायदा उनका ब्रांड चलता है ना। तो पहला बोला जा रहा है कि कुछ संत जो है बिजनेसमैन है। आप बताइए ये सही होगा या गलत होगा? हाँ, तो पहला वाला गलत है। क्यों गलत है भाई? इनके बीच में देखो कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है संत और बिजनेसमैन के बीच में, इसलिए गलत है। दूसरा वाला भी इसलिए गलत है, बिजनेसमैन और संत के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तीसरा बोल रहा है सभी बिजनेस पॉलिटिशियन होते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है, कुछ ही होते हैं, है ना। फिर बोल रहा है सभी पॉलिटिशियन संत होते हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि कुछ पॉलिटिशियन संत होते हैं। चारों ही यहां पर क्या है? गलत है। आंसर हो जाएगा नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं करता। नन फॉलो यहां पर आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही इजी क्वेश्चन यहां पर आपको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर बोल रहा है सोल्जर सर्व देयर मदर लैंड। अब यहां पर आपको दे रखा है एक स्टेटमेंट, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, या आपको बताना है लॉजिकल फॉर्म में। तो बोला जा रहा है मैन मोस्टली सर्व देयर मदरलैंड, है ना। फिर बोला जा रहा है द पर्सन वो सर्व देयर मदरलैंड आर सोल्जर। फिर बोला जा रहा है सम पर्सन वो आर सोल्जर सर्व देयर मदरलैंड। और बोला जा रहा है कि भैया वुमन यूजली डू नॉट सर्व देयर मदरलैंड एज दे आर नॉट सोल्जर। तो अब आपको बताना है जो करेक्ट है उसको यहां पर बताना है। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा यहां पर करेक्ट है। हाँ, तो अगर आप देखें यहां पे पढ़ेंगे कि सोल्जर सर्व देयर मदरलैंड, जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी मदरलैंड को सर्व करते हैं। अब बोला जा रहा है मैन, तो ये कहीं पे बात ही नहीं हुई है ना। सोल्जर के अंदर क्या आ जाएगा भाई? मैन वुमन दोनों आ जाएंगे। अगर कोई वुमन है वो भी आपकी क्या है? सोल्जर ही तो है। तो पहला तो बिल्कुल गलत है। फिर बोला द पर्सन हु सर्व देयर मदरलैंड आर सोल्जर, ये भी गलत है भाई साहब। भाई मैं एक टीचर हूं, मैं बच्चों को अच्छा पढ़ा रहा हूं, तो मैं मदरलैंड को सर्व नहीं कर रहा क्या? भाई मैं गरीब बच्चों को भी पढ़ाता हूं, फ्री में ही पढ़ाता हूं, है ना। पैसे नहीं लेता कई स्टूडेंट से जिनकी वो नहीं होती, तो मैं भी तो सर्व कर रहा हूं, ये भी गलत है। फिर बोला सम पर्सन वो आर सोल्जर सर्व देयर मदरलैंड, ये बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा कि कुछ व्यक्ति जो है सैनिक हैं वो मदरलैंड की सेवा करते हैं उस कॉन्टेस्ट में देखे। और ये तो नेगेटिव बोल रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। सी यहां पर सही होना चाहिए, है ना। बी तो नहीं होगा क्योंकि भाई बोला जा रहा है द पर्सन हु सर्व देयर मदरलैंड आर सोल्जर, तो ये गलत है। जो भी देश में आप देखिए सेवा कर रहे हैं तो जरूरी ही वो सैनिक हो, और कोई भी तो होता है ना। ठीक है, सी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए भैया डीआई आ चुका है, बच्चों भागना नहीं, डीआई आ चुका है। डीआई में देखिए क्या दे रखा है, यहां पर डिस्ट्रिक्ट ए दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट बी दे रखा है, और उनका यहां पर क्या दे रखा है? कोर एरिया दे रखा है, और उन्होंने पैसे कितने इन्वेस्ट किए हैं वो यहां पर शो कर रहा है। करोड़ों रुपए में यहां पर पैसे दे रखे हैं, है ना, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर के यहां पर पैसे दे रखे हैं। अब आपको यहां पर क्वेश्चन कैसा है वो देखते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पूरा 1995 की तुलना में 1996 में के 2 जिले ए और बी में कुल निवेश लगभग कितने प्रतिशत अधिक रहा? बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इन 2 डिस्ट्रिक्ट ए एंड बी इज मोर इन 1996 कंपेयर टू 1995। मतलब 1995 के रिस्पेक्ट में
आपको बताना है ए प्लस बी का 96 माइनस 95 वाले का डाटा इंटू 100, ये आपको निकालना है। ए और बी का आप देखिए, ए और बी का 96 का माइनस करेंगे 95 का बटे 95 का इंटू 100, ये करना है। चलो चेक करते हैं ए और बी का 95 और 96 का। चलो आ जाओ भैया दौड़ लगा के, हाँ दौड़ लगा के आ जाओ। 95 का 8 डिस्ट्रिक्ट का किसका बोला है, यहां पर टोटल का बोला है, तो टोटल का चेक कर लो भाई। 95 का टोटल कितना है, 2923.1 है। और 96 का कितना है, 96 का आपका दोनों का आपको टोटल करना है, तो ए का पहले कर लो। ए प्लस बी का 95 का कर लो, तो ए प्लस बी का कितना हो जाएगा 2923.1 और 3489.5, ये हो जाएगा 5 6 9 और 3 12, एक हासिल 10 और 11 एक हासिल 9 4 13 14 एक हासिल, ये हो जाएगा 64 12, है ना 95 का, ठीक सॉरी 95 का, अरे तो सेम का ही डाटा हो गया। हमें 95 का ए और बी दोनों का चाहिए। चलो जोड़ो, ए और बी का जोड़ लो भाई, यहां पर लिख लो कितना डाटा है एक बार। ए का प्लस बी का 1995 का जोड़ते हैं। ए का है 2923.1 और बी का यहां पर आप देखें कितना है 7081.6, बी का है 7081.6। ये ए और बी का हो गया 7 4 10 1, ये आ गया कितना 10,004 95 का। ऐसे ही ए और बी का 96 का निकाल लो, ए और बी का 96 का निकालो 3489.5 और ये है 8352, ये हो गया 5 9 2 11 8 5 13 14 का 4 एक हासिल, ये हो गया 8 और ये हो गया 8 3 11, तो ये आ गया। आप देखिए अंतर है ना, अब ये आ गया 95 का और ये 96 का। अब दोनों का डिफरेंस देख लो, दोनों का अंतर देखो भाई कितना है। ये 1841 में से 4 और कम कर दो तो 1837 हो जाएगा, दोनों का अंतर 1837 हो जाएगा, है ना 1837 लगभग में आप देखोगे तो 1837 हो जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा 10,004.7 गुणा 100। इसको आप 10,000 मान लो मोटा मोटी, इसको मोटा मोटी 10,000 मान लो आप, है ना, तो 10,000 मानोगे तो लगभग 18% के आसपास आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 18% इसका सही आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो लगभग में आप देखोगे 18% यहां पर आंसर है, ठीक है। चलो हाँ, तो बिल्कुल यहां पर आप देखोगे 18% के आसपास यहां पर अप्रोक्सीमेटली में आंसर आ जाएगा 18%। तो इसी तरह से आपको डीआई करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा यार मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सोचोगे बिना मेहनत के मैं चीजें कर लूं तो नहीं हो पाएगा, अप्रोक्सीमेटली लेके करना ही करना है आपको। मेहनत है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं है, मेहनत है, ठीक है। अगला देखिएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल एनर्जी इन 1995 ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट A and B form approximately what % of total investment made in the year। अब देखो 1995 की इलेक्ट्रिसिटी का बोला जा रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्लस थर्मल का जो है बटे टोटल इंटू 100 बोला जा रहा है कि कितने % है, ये आपको बताना है। चलो इलेक्ट्रिसिटी का देखें, इलेक्ट्रिसिटी का और थर्मल का, है ना, 95 का दोनों डिस्ट्रिक्ट का बोला जा रहा है। देखिए यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल एनर्जी 1995 दोनों डिस्ट्रिक्ट ए एंड बी, टोटल व्हाट % ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट दैट ईयर, 95 का दोनों का बताना है आपको। चलो इलेक्ट्रिसिटी का देखो यहां पर कितना है 815.2 है पहले वाले का, और दूसरे वाले का कितना है 20.65 है। तो 815.2 20.65 जोड़ेंगे तो 8 और 10 1 5 5 10 11, ये हो जाएगा 6 और 7 और 1 8 8, ये आ गया आपका कितना 8881, है ना, आपका इलेक्ट्रिसिटी का। और ऐसे ही थर्मल का भी निकालना है भैया, थर्मल का निकाल लो, कैलकुलेशन बहुत है इसमें।
हाँ ये थर्मल का है, दोनों का, दोनों डिस्ट्रिक्ट का 95 का 632.4 और 1232.7, 7 4 11, 4 2 2 4 5 6, और ये हो जाएगा 1865 हो गया ये, और 2881 ये हो गया, है ना। अब ये दोनों को टोटल करो, 1865 प्लस 2881, ये इलेक्ट्रिसिटी का है, ये थर्मल का है। अब टोटल नीचे इन्वेस्टमेंट ए और बी का, तो ए और बी का देखो, इसका 2923 है, इसका 7081 है। 2923 प्लस 7081 गुणा 100। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तब जाके आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, है ना। चलो जल्दी से अप्रोक्सीमेटली निकाल लो, जरूरी नहीं है, अब मोटा मोटी आप देखोगे तो भाई मोटा मोटी सॉल्व करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। मोटा मोटी सॉल्व करो डायरेक्ट आप, है ना। मोटा मोटी आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। ऊपर वाला देखो कितना होगा, 18 प्लस 28 47 हो जाएगा लगभग, है ना, लगभग 4700 के आसपास हो जाएगा। नीचे वाला देखोगे तो लगभग 10,000 के आसपास है, ये गुणा 100 कर लो बस, है ना, 10,000 के आसपास है, तो आंसर आ जाएगा 47% के आसपास, 47% आ जाएगा आंसर, है ना। तो जरूरी नहीं है पूरा ही सॉल्व करना है, अप्रोक्सीमेटली ही करना है, 47% आ जाएगा आपका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, 47%, वेरी गुड वंदना, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है जिला बी में, इन डिस्ट्रिक्ट बी, इन्वेस्टमेंट इन विच एरिया in 1996 did highest percent increase over investment in 1995। अब बोला जा रहा है कि भैया बी में 1995 से 1996 में जो परसेंट इंक्रीज है वो सबसे ज्यादा किस में हुआ है, तो उसके लिए आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा एक एक ऑप्शन का, तभी आपको चीजें समझ आएंगी अप्रोक्सीमेटली लेके। जैसे केमिकल का है, तो आप चेक कीजिए भाई, केमिकल का आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कौन से की बात हुई है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बी की बात हुई है। केमिकल का देखिए आप, केमिकल में 747 था, 745 था, 986 हुआ है। तो यहां पर डिफरेंस देखिए आप, डिफरेंस देखिए भाई, केमिकल में इसको 990 मान लो, इससे 740 मान लो आप, है ना, इसको 740 मान लो या 750 मान लो, इसको 990 मान लो, है ना। तो आपको एक एक करके इस तरह से निकालना है, 990 माइनस 750 रिस्पेक्ट टू 750 इंटू 100, ये पहले का हुआ। ऐसे न्यूक्लियर के लिए आप देखो, न्यूक्लियर में कितना परसेंट है, न्यूक्लियर में कितना है भाई, न्यूक्लियर में ये है, ये 1674 है, ये 2182 है, 2200 मान लो, ये 1700 मान लो, है ना, 2200 माइनस 1700 और 1700 के रिस्पेक्ट में इंटू 100 ये करोगे, है ना। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का निकाल लो भाई, इलेक्ट्रिसिटी का निकाल लो, इलेक्ट्रिसिटी का कितना है, इलेक्ट्रिसिटी का ये आपका 2365 है, 2370 मान लो, और ये 2065 है, तो दोनों को सेम ही रहने दो तो अच्छा है, 2065 और 2365, 2065 और 2365 माइनस कर दो, डिवाइड बाय 2065 कर दो, गुणा 100 कर लो। ये आप देख लो। अब लास्ट है आपका सोलर वाला, सोलर वाला चेक करो कितना है, सोलर वाले का कितना है, आप देखिए यहाँ पर सोलर का 1363 है, 1792, तो इसको 1370 मान लो या 1360 मान लो, इसको 1800 मान लो, 1800 माइनस 1360 बटे 1360 गुणा 100। अब इस तरह से आप सॉल्व करोगे और परसेंट निकालोगे, तब जाके आपका क्या होगा, पूरी वैल्यू आएगी। अप्रोक्सीमेटली में आप निकालोगे तब जाके सॉल्व होगा, ऐसे नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। तो हाईएस्ट पूछा जा रहा है यहाँ पर किसका है, तो आप यहाँ पर देखिए मोटा मोटी कितना आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे मोटा मोटी 25 तिया 75, 30 आ जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, और यहाँ ऊपर देखेंगे तो कितना आएगा भाई, 1000 में से 750 गया, ये हो जाएगा 240, 240 बटा 30 गुणा 4, 3 से काटेंगे, 32% आएगा पहला वाला, है ना, पहला वाला आएगा, केमिकल वाला आएगा 32%, है ना, केमिकल वाला जो आएगा 32% आ जाएगा। ऐसे ही आप सोलर का निकाल लीजिए, कितना आएगा भाई यहाँ पर, है ना, ये कितना हो जाएगा 1300, 440 बटे 1360 इंटू 100 कर लो भाई, 0 से 0, 1300 ही मान लो, मोटा मोटी 1300 ही मान लो, 13 तिया 39 बचेगा
5 तारिंग शून्य 13 चौकोन लगभग आप देखेंगे सोलर वाले का कितना आएगा, लगभग सोलर वाले का लगभग क्या आएगा 20-22-29% के आसपास आएगा, है ना। तो ये पूरा ही आपको कैलकुलेट करना है, तब जाके आपका क्या आएगा आंसर आने वाला है यहाँ पर, है ना। तो मेरे हिसाब से पूरा ही कैलकुलेट करोगे तभी आंसर आएगा, है ना। हाँ बिल्कुल पूरा ही कैलकुलेट करना है, यहाँ पर कैलकुलेटर का अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, है ना। हाँ हाँ ठीक है। तो लगभग आप देखोगे इसको सॉल्व कर लो कितना आ रहा है भाई, इसको आप देखोगे तो कितना आएगा 300 और 200 500 बटे 1700 गुणा 100। हाँ तो ये 0 0 कट जाएगा, 17 तिया 51, लगभग 30% के आसपास आएगा, उससे कम ही आएगा, है ना। ऐसे ही इसको कर लो भाई, ये आ जाएगा 200 बटे 2065, तो 2000 ही मान लो, इसको गुणा 100 कर लो आप, है ना। तो यहाँ पर आपका लगभग आप देखेंगे 1% के आसपास आएगा। तो सबसे ज्यादा आपका देखेंगे तो 32% है, रसायन वाला ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, मेहनत है। मैं तो बोल रहा हूं जिन बच्चों का डीआई कमजोर है सबसे लास्ट में जाके वो करें, जिन बच्चों का डीआई वीक है ना तो सबसे लास्ट में जाके सॉल्व करना, शुरू में मत करना, टाइम वेस्ट होगा, है ना। शुरू में जो बन रहा है जल्दी जल्दी कर लेना और टाइम बचाना ताकि डीआई कर सको, क्योंकि देखो एक बार बन जाएगा तो अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना परसेंट जो इन्वेस्टमेंट है आपका 1995 का 1996 का बी डिस्ट्रिक्ट का और जो आपका डिस्ट्रिक्ट ए का है सेम ईयर का, ये आपको बताना है ना। कितना परसेंट आपका है, हाउ मेनी टाइम्स पूछा जा रहा है, कितना परसेंट है ये आपको बताना है। हाँ तो ये निकाल लेंगे बी डिस्ट्रिक्ट का व्हाट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इन सेम ईयर, है ना। ए का कितना परसेंट है आपको निकालना है, गुना है कितना ये आपको निकालना है। चलो तो ए का टोटल निकालना है, ए का टोटल, है ना, ए का टोटल निकालो और बी का टोटल निकालो। तो ए का टोटल और बी का टोटल जब निकालोगे तो आपका यहां पर आंसर आएगा। ये आपका ए का है और वो आपका बी का है। तो आप लगभग आप देखें, लगभग आप देखेंगे तो ए का यहां पर कितना होगा, ए का आप देखेंगे 7000, चेक कर लो, ए का है, बी का है 7081 और 8352, है ना। 7081 प्लस 8352 बटे ए का कितना है देखिए यहां पर 29 23 34 89, 29 23 और 34 89, 29 23 प्लस 34 89, ये आपका बी का है, ये आपका ए का है। इनटू 100 करेंगे तो ये परसेंट में आ जाएगा, और हमें टाइम से पूछा है तो परसेंट नहीं लगाना है, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो लगभग आप देखोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 15,000 के आसपास, मोटा मोटी 15,000 के आसपास हो जाएगा। और नीचे वाला लगभग आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 6,400 के आसपास हो जाएगा। गुणा 100 करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो 15,000 है नीचे आपका, तो ये है, तो 64 से कटेगा 2 बार, 64 से कटेगा 2 बार, 64 दूनी 128, फिर बचेगा 12 के आसपास, उतारेंगे शून्य, दशमलव लगाएंगे, 120 होगा। तो लगभग आप देखेंगे 2.4 के आसपास यहाँ पर फाइनल वैल्यू आएगी। तो 2.4 गुना के आसपास आपका आंसर आ जाएगा पास में, है ना। तो कैलकुलेशन आपको अप्रोक्सीमेटली लेनी है, पूरा एक्यूरेट करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, तो अप्रोक्सीमेटली आपको करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टोटल इन्वेस्टमेंट बी शो सेम रेट ऑफ इंक्रीज इन 1997, it is shown to 1995 to 1996, what percent approximately would be total investment in B in 1997। बोला जितना चेंज हो रहा है किसमें, है ना, जितना चेंज हो रहा है आपका 95 से 96 में, उतना ही अगर 97 में भी चेंज होता है तो भैया कितना ज्यादा आपका क्या होगा, पैसे होंगे, वो आपको बताना है। तो आप खुद देख लीजिए, पहले तो परसेंट निकालने पड़ेंगे अपन को। परसेंट देख लो, 7,081 से 8,352 हो रहा है ना, 8,352 हो रहा है 7,081 से 7,081 के रिस्पेक्ट में गुणा 100। अब ये निकालिए आप कितना आएगा,
ये निकालिए आप कितना आएगा, है ना, ये आप निकालिए तो आप देखेंगे 1300 कुछ का डिफरेंस है। नीचे आप 7000 या 7100 मान लो भाई साहब लगभग में, ये दो जीरो काट दोगे, 71 से एक बार जाएगा भाग, है ना, बचेगा 29 और 30, 59 उतारेंगे शून्य, 7 7 49, 7 8 56, 18% के आसपास जो हो रहा है आपका बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है 8352 का 118% जो होगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, है ना, इसको आप सॉल्व कीजिए तो लगभग कितना हो जाएगा भाई, 118% मतलब 8000 का, अगर मैं 8000 का मोटा मोटी 18% निकाल लूं, तो आप देखेंगे 8000 का मोटा मोटी 18% हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 144, है ना, 1440 हो जाएगा, यही होगा, है ना, 1440 के आसपास होगा। तो 1440 के आसपास इसमें जोड़ दीजिए, तो 8352 प्लस 1440 आसपास में देखें तो 9700 कुछ के आसपास जा रहा है। तो 9700 के आसपास जा रहा है, तो डी ऑप्शन ही बेस्ट यहां पर मिलता है, जो अप्रोक्सीमेटली आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो लगभग आप देखेंगे तो 18% 1440 के आसपास हुआ, तो 9700 के आसपास हो रहा है, हमने अप्रोक्सीमेटली लिया है। तो जो सबसे पास वाला ऑप्शन है वो है 9850। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, अप्रोक्सीमेशन का यूज करके करोगे। क्लास बस ये 15 क्वेश्चन और बचे थ्योरी वाले, अब ये जल्दी हो जाएंगे तो क्लास खत्म हो जाएगी। चलिए, बोल रहा है इनमें से डाटा मैनेजमेंट वाला जो है वो आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये आपको बताना है। डाटा मैनेजमेंट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं आप, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 आ चुका है। हाँ, डाटा मैनेजमेंट के लिए पीडीएफ ऐप पे भी आ जाएगी, है ना, पीडीएफ ऐप पे भी अपलोड कर दी गई है। अगर आप पेड स्टूडेंट हैं तो पेड स्टूडेंट्स को ऐप पर प्रीवियस पेपर डिस्कशन करके होगा, ओल्ड पेपर डिस्कशन करके फोल्डर है, ओल्ड पेपर डिस्कशन करके फोल्डर है, वहां पर अपलोड कर दी गई है ओल्ड पेपर डिस्कशन, और वहां वीडियो भी मैं अपलोड करवा दूंगा कल। तो जितने अभी तक मैंने पेपर डिस्कस किए हैं उसके वीडियो भी अपलोड करवा दूंगा आपको मैं, है ना। तो जाहिर सी बात है डाटा मैनेजमेंट सिस्टम जो है बेसिकली आपका ओरेकल है ना, ओरेकल है, जबकि पाइथन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जावा जो है ये भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओरेकल जो है आपका डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है, डीबीएमएस है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस पे आपको क्वेश्चन आ जाए, है ना। और आर जिसको डीबीएमएस को कहते हैं, याद रखिएगा आर डीबीएमएस, आर डीबीएमएस ये फुल फॉर्म आया था एक बार, है ना, रैशनल डीबीएमएस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डेवलप किया है ओरेकल ने 1997 में, है ना, तो याद रखिएगा। चलिए, एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, एनी मैजिक जो एग्जांपल है किसके हैं, एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जाहिर सी बात है आप सभी को पता है भाई ये सब कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बने होते हैं। फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए, एमएस ऑफिस में पीपीटी, वर्ड, एक्सेल सब कुछ आ जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली आपके क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, अब तो आप लोग थोड़ा सा हो ही गए होंगे फैमिलियर, तो एक बार जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, IRC का मतलब क्या भाई साहब, IRC, जी हाँ, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, IRC का फुल फॉर्म, हाँ क्या होगा IRC का फुल फॉर्म, हाँ, इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिलेटेड चैट, इंटरनेट रिलेटेड कंटेंट या नन ऑफ दी अबव। तो याद रखिएगा IRC का मतलब होता है इंटरनेट रिले चैट। हाँ, पढ़ा इसके बारे में, चलिए चलो, बहुत बढ़िया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीकेडीएल, टीकेडीएल का फुल फॉर्म, टीकेडीएल का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। टीकेडीएल, हाँ क्या है टीकेडीएल? कब लॉन्च हुई थी टीकेडीएल? हाँ 2001 में, है ना, 2001 में याद रखिएगा बेसिकली टीकेडीएल लॉन्च हुई थी, याद रखिएगा 2001 में टीकेडीएल लॉन्च हुई थी, है ना। और टीकेडीएल का फुल फॉर्म क्या है तो इसको भी याद रखिएगा, ट्रेडिशनल नॉलेज, हाँ ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, है ना, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी टीकेडीएल 2001 में से लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है बेसिकली, है ना, और जॉइंटली लॉन्च किया था किसने? डिपार्टमेंट ऑफ सिस्टम एंड मेडिसिन ऑफ होम्योपैथी, जिसको हम आयुष के नाम से जानते हैं, वो और CSIR के कॉम्बो में, है ना। तो CSIR प्लस आपका आयुष डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया था बेसिकली टीकेडीएल को। चलिए नेक्स्ट है वायरलेस टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स मोबाइल डिस्टेंस। आप अपनी मोबाइल का जो यूज होते हैं, हाँ वॉइस गया, एक मिनट में चेक कर लेता हूं, वॉइस आ तो रही है, वॉइस आई थिंक वॉइस तो है अभी, हाँ वॉइस है। वॉइस है, अगर नहीं है तो एक बार देखिए भाई, हाँ चलिए क्लियर है सभी को। हाँ तो ब्लूटूथ का यूज करते हो आप डाटा शेयरिंग के लिए, ब्लूटूथ का यूज करते हो डाटा शेयरिंग के लिए। अब मुझे लगता नहीं कि ब्लूटूथ के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ब्लूटूथ, हाँ ब्लूटूथ जो है बेसिकली शॉर्ट रेंज अगर देखेंगे 10 मीटर से 100 मीटर की जो रेंज होती है, 10 मीटर से 100 मीटर्स की रेंज में डाटा शेयरिंग होती है। तो बेसिकली ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज करते हो आप, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बोला जा रहा है कि भाई साहब स्विट्जरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क लीड इन वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018। इंडिया का जो रैंक था 180 में, वो क्या रहा? इंडिया का रैंक हो रहा है यहाँ पे, तो इंडिया का 2018 का रैंक पूछा जा रहा है यहाँ पर, क्या है किसमें? एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। हाँ एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात हो रही है यहां पर, याद रखिएगा 2018 का पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन पुराना है, आना तो नहीं चाहिए। अगर मैं 2022 का अगर आपको बताऊं, है ना, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 का याद रखो आप, ये आ सकता है आपको 2022 का याद रखो, तो टॉप में आप देखेंगे डेनमार्क, डेनमार्क जो है टॉप में था, है ना। सेकंड पे यूनाइटेड किंगडम, थर्ड पे फिनलैंड, फोर्थ पे आपका माल्टा, और फिफ्थ पे जो था स्वीडन था। ये जो है बेसिकली आपका 2022 का है। इंडिया का अगर मैं बात करूं तो इंडिया का जो रैंक है ना, वो 180, 180 लोएस्ट था, है ना, 180 था, है ना। इवन पाकिस्तान भी अपने से ऊपर है ना। तो ये याद रखिएगा, करंट में आया हुआ है। तो 2022 का आप याद रखिए, इसमें 2022 का जो है बेसिकली आपका इंडिया का जो है 180 नंबर पे है। और रही बात 2018 की, तो 2018 में जो था उस टाइम पे आप देखेंगे बेसिकली आपका क्या था, 2018 में आपका 77 था, लेकिन आप लेटेस्ट याद रखिएगा 180 बिल्कुल, है ना। हाँ हाँ 180 जो है इंडिया का रैंक गया है। अगर मैं बात करूं 2016 की, तो 2016 में इंडिया जो था ना 141 नंबर पे था, बहुत नंबर नीचे गिरा है। और 2022 में आते आते आप सोच लो 180 नंबर पे इंडिया का रैंक है ना। तो ये याद रखिएगा 180 रैंक है 2022 का लेटेस्ट में।
2020 में 168वें रैंक पे था जबकि इंडिया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंडेक्स पे क्वेश्चन हो सकता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो होता है वो आपको पूछा जा सके, है ना, याद रखिएगा। बाकी आप लेटेस्ट याद रखिएगा, 2022 का जो डाटा है उस हिसाब से ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चलिए जल्दी से इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हाँ, इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है, हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर, हाँ, कहां है? वेरी गुड समीक्षा जी, बहुत बढ़िया, गुरुग्राम। जी हाँ, गुड़गांव में इसका बेसिकली हेडक्वार्टर है, गुरुग्राम में। और फाउंडेशन की बात करूं तो जाहिर सी बात है, पेरिस यानी फ्रांस में इसका फाउंडेशन हुआ था, या मैं कहूं फाउंड किया गया था। उसके बाद जाहिर सी बात है, इसके जो मेंबर होंगे, जितने यूएन के मेंबर हैं, सभी इसके मेंबर हैं, है ना। और इस पे क्वेश्चन आपको हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, तो इसको ध्यान रखिएगा। लगभग 120 कंट्री के आसपास आपके यहाँ पर देखने को मिलती हैं, है ना। और 2015 में 30 नवंबर 2015 में इसका फाउंडेशन रखा गया था। 2015 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ये याद रखिएगा। चलिए, और हेडक्वार्टर जो है बेसिकली जनवरी 2016 में मोदी जी के नेतृत्व में इसे खोला गया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, मेथेनॉल इज सिग्निफिकेंट सॉल्यूशन द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेथेनॉल? जी हाँ, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेथेनॉल, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेथेनॉल। चलिए जल्दी बताइए एक बार, क्या होगा इसका आंसर फटाक से, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेथेनॉल का? हाँ, क्या होगा? बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल। अब देखो, ए बोल रहे हैं कुछ बच्चे, बी बोल रहे हैं, हाँ। देखो, ज्यादातर जगह आपको आपका चाइना ही देखने को मिलेगा, है ना। ज्यादातर आप देखोगे चाइना ही देखने को मिलेगा आपको, ए ऑप्शन है वैसे इसका, तो चाइना ही आपको देखने को मिलेगा लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ मेथेनॉल का। वर्ल्ड वाइड में आप देखोगे तो चाइना ही देखने को मिलेगा। हाँ, 47, अगर आप देखें पूरे ग्लोबल का जो प्रोडक्शन है उसका 55%, है ना, 55% पूरे ग्लोबल प्रोडक्शन का अकेला चाइना लेके बैठा है। आप सोचो 55% पूरे ग्लोबल उसका आप देखेंगे तो चाइना लेके बैठा है अकेले, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमिशन और फॉर्म कोल कंबशन एट थर्मल प्लांट? थर्मल प्लांट में भैया क्या क्या चीजें निकलती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, या इनमें से जो आपके ऑप्शन है वो आपको यहां पर बताने हैं। चलिए जल्दी से बता दीजिए। हाँ, एमिशन फॉर्म कोल कंबशन एट थर्मल पावर प्लांट, हाँ बिल्कुल। इसका सही आंसर क्या होगा भाई, जल्दी बताइए। ऑल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा सल्फर ऑक्साइड हो गई, है ना, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड हो गई आपकी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, और कुछ रिमेनिंग जो मैटर होता है राख जिसको कहते हैं वो भी आपकी होती है। तो सभी यहां पर बेसिकली आपका निकलता है। चलिए क्वेश्चन है कि भैया
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय कंजप्शन ऑफ वाटर कंटेमिनेटेड बाय मर्करी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज बाय कंजप्शन ऑफ वाटर कंटेमिनेटेड बाय मर्करी। हाँ, क्या होता है भैया मरकरी के उससे, और मरकरी पाया किसमें जाता है? तो जनरली आपने देखा था मरकरी जो CFL होते हैं वहां पर मरकरी उसका मेन सोर्स है। CFL में काफी मात्रा में मरकरी आपको देखने को मिलता है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ मीना माता, हाँ बिल्कुल मीना माटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मीना माटा जो है बेसिकली मरकरी से होता है ना? होता क्या है मीना माटा? न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है बेसिकली, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है बेसिकली ये, है ना? हाँ, विजन कमजोर हो जाएगा, स्पीच कम हो जाएगी, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट नीति आयोग, है ना? नीति के बारे में कौन सा सही है? तो आप सभी को पता है भैया, प्लानिंग का मिशन जो था नीति था। बोला जा रहा है डिजाइन पॉलिसी प्रोग्राम फ्रेमवर्क बताता है, फोस्टर कॉपरेशन फेडरलिज्म है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करता है, थिंक टैंक एंड नॉलेज और इनोवेशन हब है। बेसिकली आपको बताना है कौन सा सही है। हाँ, नीति आयोग की बात हो रही है। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछता है, अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे गए काफी, है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन आपको काफी पूछे गए, तो मेरे हिसाब से नीति आयोग के बारे में सभी कथन यहां पर सही है ना? डिजाइन फ्रेमवर्क करता है, फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है, इवैल्यूएशन मॉनिटरिंग करता है, थिंक टैंक है इंडिया का, है ना? ऑल इसका सही आंसर है। तो मेरे हिसाब से हायर एजुकेशन में एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर ऑल ऑप्शन होने वाला आपके पास, तो डायरेक्ट कर देना आप। तो चलिए अब यहां पर मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम करना है आपको भाई साहब जल्दी से, और बताना है कौन सा सही है। ई पाठशाला आप सभी पढ़ते होंगे मोबाइल में, है ना? ई पाठशाला जो है आप सभी मोबाइल में पढ़ते होंगे, तो मेरे हिसाब से ई पाठशाला आपने पढ़ा होगा, तो जाहिर सी बात है आपने देखा है ई पाठशाला के बारे में। ई पाठशाला क्या है? जहां पर एनसीईआरटी की पुस्तकें मिल जाती है। तो पहले का तो 2 हो जाएगा, पहले का 2 हो गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, डायरेक्ट ही है। बस इतना पता है तो आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं, जरूरत ही नहीं है आपको पूरा वो करने का, है ना? तो ई पाठशाला तो जाहिर सी बात है सभी ने यूज किए। दूसरा स्वयं के बारे में पढ़ाया मैंने आपको। स्वयं क्या बेसिकली ऑनलाइन कोर्स जहां पर आपको मिल जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, है ना? और आप यहां पर देख सकते हैं स्वयं प्रभा टीवी आपकी चलती है आपका उससे, और दीक्षा पोर्टल जहां पर आपको क्या होता है पूरी रिसोर्सेस आपकी सॉरी टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको पूरा मिल जाएगा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज ओनली यूनिवर्सिटी दैट हैज प्राइम मिनिस्टर एंड चांसलर एंड प्रेसिडेंट इट्स विजिटर। कौन सी यूनिवर्सिटी है भैया जो जिसमें आपके चांसलर कौन है भाई साहब? प्राइम मिनिस्टर है ना? और आपका बेसिकली प्रेसिडेंट जो है विजिटर है। बताइए। हाँ, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर। चलिए बताइए। Which of the following central university is only university that has prime minister as its chancellor and president its visitor? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए उसका सही आंसर है भैया विश्व भारती विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल, है ना? याद रखिएगा वेस्ट बंगाल की है। जो गवर्नर है वो रिएक्टर की तरह काम करता है ना? जो प्रेसिडेंट है विजिटर की तरह काम करता है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो चांसलर की तरह काम करता है। विश्व
भारती विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल में है ना, याद रखिएगा। हाँ, 2015 से ही आप देखेंगे मोदी जी इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा, ड्यूल मोड यूनिवर्सिटी और दूस institution that offer education through distance mode also, which of the following state has maximum number of such institutions? dual mode university सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा ड्यूल मोड यूनिवर्सिटी। हाँ, ऑफ कैंपस और वो दोनों ही हो आपकी हो, है ना, मतलब आप डिस्टेंस लर्निंग से भी पढ़ सकते हैं और जाके भी पढ़ सकते हैं, उसे ड्यूल मोड कहते हैं बेसिकली। सबसे ज्यादा कहां पर है ये आपको बताना है। हाँ, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में, 13 के आसपास है, शायद 13 के आसपास है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है सबसे ज्यादा। हाँ, तमिलनाडु में है सबसे ज्यादा, याद रखिएगा। इग्नू नहीं, इग्नू तो केवल आपकी ओपन है ना। ड्यूल मोड मतलब जो दोनों ही ऑफर करती हैं, दोनों ही जो ऑफर करती हैं वो है एक्चुअली ड्यूल मोड। जो सबसे ज्यादा आपकी देखा जाए कंट्री में, है ना, तमिलनाडु, याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन मेंशन इन यूनियन बजट 2018। अब ये आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। वैसे नहीं भी करोगे तो चलेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि 2018 के बजट का है, अब तो आने नहीं वाला। 2023 पे जो आपका 22-23 वाला बजट है उस पे ही क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा तो ये नहीं भी करोगे तो चलेगा। हाँ, चलो, पहला बोला जा रहा है कि 2022 तक सेटअप किए जाएंगे। दूसरा है कि सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, है ना। और आपका बेसिकली कहा जा रहा है द टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 1 लाख करोड़। और ये क्या है तो इसका याद रखिएगा, जरूरी नहीं है, ऑल द आंसर है वैसे भी इसका, और लेटेस्ट में तो नहीं आएगा क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन हो चुका है ये, बट प्रीवियस ईयर पेपर में इंक्लूड था इसलिए यहां पर आपको डाला गया था। तो ये होता है आज का पेपर। होपफुली आपने ये भी एंजॉय किया हो। लगातार मैं आपको पेपर करवा रहा हूं और कल राजस्थान या महाराष्ट्र का किसी एक का मैं पेपर डिस्कस करवा दूंगा। महाराष्ट्र का 2021 का मुझे मिल गया है, वो डिस्कस करा दूंगा। और राजस्थान का मुझे जिन्होंने दे दिया है पेपर तो उसके पीडीएफ जरूर शेयर कीजिए ताकि मैं राजस्थान का भी करवा पाऊं। जिन बच्चों ने ऑलरेडी दे दिया है तो वो एक बार मुझसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, लेटेस्ट पीडीएफ जो है उसकी पेपर की, है ना। कहीं भी से भी उठा के मत भेज देना, अगर पेपर दिया है तो ही भेज देना, तो मैं वो भी डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। पेपर 1 का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, भैया हमको भी थोड़ा सा, सभी को पैसे लगते हैं काम चलाने के लिए, तो पेपर 1 का 799 रुपए मिल जाएगा आपको। और टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं 299 रुपए में, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी ऑनलाइन, तो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 299 में। और इन केस अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ग्रो करें, ग्रो किस सेंस में, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर, ज्यादा से ज्यादा टीचर हम रख पाए, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ भी आपकी जो श्रद्धा हो उस हिसाब से आप डोनेट कर सकते हैं। तो ये क्लास यहीं तक, मिलता हूं मैं आपसे सभी से जल्दी ही। और क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे, है ना, कहां पे, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एपी ग्रुप करके टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, यहां पर मिल जाएगी। नहीं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो इस पे भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा क्लास की। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए
यहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ग्रुप जो है टेलीग्राम का वहां पर भी मिल जाएगी, है ना। चलिए तो मिलता हूं, थैंक यू आप लोग के सपोर्ट के लिए। ऐसे ही क्लास को शेयर करते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं, और नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना। थैंक यू सोनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पूजा जी। चलिए।